86 एक्सीडेंट। ऋषभ माया की कार का पीछा कर रहा था और माया के बराबर में आकर उससे बात करने की कोशिश करना चाहता था। उसे अभी भी पता नहीं था कि कार के अंदर रुद्र के साथ जो लड़की है वो माया है। वही माया जिसे खुद पर हुए अचानक हमले से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बार बार अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट करके ऋषभ को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते थे। जैसे ही ऋषभ रोड से राइट साइड से उसकी तरफ आता वह भी अपनी गाड़ी राइट साइड में ही कर रही थी और ऋषभ अगर लेफ्ट साइड जाता तो माया भी अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड कर दे रही थी। उनके कार की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी, जैसे कि वह लोग कोई रेसिंग कंपटीशन कर रहे हो और जैसे एक दूसरे को हराकर ही दम लेंगे। माया को ऋषभ की कार को अपनी कार के पास आने नहीं दे रही थी, जिस वजह से ऋषभ को माया पर अब गुस्सा आ रहा था। डैम इट, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, क्या ये लड़की मेरे बेटे को चुराना चाहती है? थोड़ी देर में रुद्र का घर पास आने वाला था। ये बात माया को समझ में आ गई थी, इसलिए वह भी ऋषभ की गाड़ी के टायर पर फिर से फायर करने के लिए अपनी गन को जैसे ही खिड़की से बाहर निकलती है। ऋषभ उसके एक्शन को देख समझ जाता है कि माया क्या करने वाली है। आखिर उसके आदमियों ने उसे बताया था कि इस लड़की ने कैसे उसके टायर पंचर कर भाग गई है। ऋषभ भी माया की तरह ही एक ट्रेंड इंसान था। जैसे ही माया ऋषभ की गाड़ी के टायर पर निशाना लगाती है, ऋषभ अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ हटा देता है, जिससे माया का निशान चूक जाता है। माया बार बार ऋषभ की गाड़ी के टायर को टारगेट कर रही थी और ऋषभ बार बार उससे खुद को बचा ले रहा था। अब तो माया का मन कर रहा था सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठे ऋषभ की खोपड़ी को निशाना बनाए, पर वह अपने पास बैठे छोटू से बन के सामने खून खराबा नहीं करना चाहती थी। आखिर उस बच्चे की उम्र इतनी कम है, अगर वह ऐसी चीजें अपने सामने देखेगा तो वह डर जाएगा, शायद जिंदगी भर के लिए उसे ट्रॉमा हो सकता है। वैसी भी उसकी हार्श ड्राइविंग की वजह से वह अभी भी डरा हुआ है। माया गहरी सांस लेकर खुद को ऋषभ को न मारने के लिए काबू कर रही थी। क्या इसकी मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी है? Dude, if you want to kill me that much hard, just wait half hour. And you should have to regret that why you follow me. दोस्त, अगर तुम्हें मुझे इतनी बुरी तरह जान से मारना है तो बस आधा घंटा रुक जाओ और फिर तुम्हें मेरा पीछा करने का पछतावा होगा। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। माया का ध्यान सिर्फ ऋषभ की गाड़ी के टायर को पंचर करने और रुद्र को सही सलामत घर छोड़ने में था। ऊपर से उसके गुस्से की वजह से वह थोड़ी सी लापरवाह हो गई। वही पीछे से आ रहे ऋषभ की आंखें जो अभी तक गुस्से से भारी हुई थी, वह अचानक एक अजीब सी डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि माया की कार जस्ट अबे एक तिराहे पर आ गई थी और सामने जाने की वजह से वह साइड से आ रहे ट्रक को नहीं देख पाए। उस ट्रक को रुद्र ने भी देख लिया था और वह डर गया। उसने जल्दी से माया को हिलाया। माया रुद्र के उसे हिलाने की वजह से रुद्र की तरफ पलटी, जिस वजह से उसका ध्यान भी आ रहे ट्रक पर चला गया। ट्रक वाला फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। पर फोन रखते ही उसका ध्यान भी माया की कार की तरफ चला गया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जोर से ट्रक के ब्रेक को दबाया। वही ऋषभ की जान हल्क में आ गई। उसकी कार माया की कार को बचाने के लिए बहुत दूर थी। वह सोच रहा था वह क्या करे। माया ने भी जल्दी से पहले अपने कार के सेफ्टी बटन को दबाया, फिर ब्रेक को। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने रुद्र का सीट बेल्ट खोलकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी छोटी सी बॉडी को ढाल बनाकर रुद्र को कवर कर लिया। उसका सिर डेस्क बोर्ड से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। रुद्र, जिसने माया का सर डेस्क बोर्ड से टकराते हुए देखा, उसके लिए ये सारे झटके बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से वह माया की बाहों में ही बेहोश हो गया। और कुछ ज्यादा बुरा होता उससे पहले ही माया की कार के सेफ्टी सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। कार के अंदर सबसे पहले जहां जहां धातु की चीजें रहती हैं उनमें से अपने आप एक पतली पॉलीथीन जैसी लेयर निकलने लगी और उसम हवा भरने लगी। अब अगर कार में कोई होता और वह कार के डोर, उसके छत, डेस्क बोर्ड किसी भी चीज से टकराता तो उसे चोट नहीं लगती। वही माया की कार के छत पर पैराशूट जैसी चीज अपीयर हो गई। वैसे तो ट्रक और माया की कार के ब्रेक लग गए थे, जिस वजह से वह घसरती ही जा रही थी। लेकिन अगर माया की कार टकराकर हवा में भी उड़ जाती तब भी अंदर बैठे लोगों को चोट नहीं लगती, क्योंकि उसम पैराशूट अटैच था। ये कार माया ने स्पेशल खुद तैयार की थी। जाहिर सी बात है वह माफिया क्वीन है, कब उसके किस दुश्मन को उसकी माया वाली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए और उस पर हमला हो जाए। और माया के भी कम दुश्मन नहीं है, इसलिए माया ने हर तरह की मुसीबत को ध्यान में रखते हुए इस कार को डिजाइन किया था। और उसकी हर एक सीक्रेट आइडेंटिटी के पास ऐसी दो कार्स हर हाल में रहती ही थी, पर उसने कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया था। आज पहली बार वह इसका यूज कर रही थी, वह भी इसलिए क्योंकि रुद्र उसके साथ था। अगर रुद्र उसके साथ नहीं होता तो वह ऐसी सिचुएशन में ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह पहले ही लाशों के ढेर बिछा देती। वही जब ऋषभ, जो माया की कार के कुछ दूर रुक कर रह गया था, वह माया की कार के ऊपर इसे पैराशूट जैसी चीज को देखता है तो उसका मुंह खुल जाता है। वह भी इतना कि उसके मुंह में एक अंडा फिट हो सकता था या फिर उसके जबड़े भी गिर सकते थे। ऋषभ, ही रीडर्स डोंट लाफ एट मी, आई एम द हीरो ऑफ योर स्टोरी। सिद्धार्थ, नो यू आर नॉट, आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी। समवन एल्स, राइटर से पूछो।
ऋषभ और सिद्धार्थ राइटर को घूरते हुए। राइटर, कि माया ये लोग मुझे डरा रहे हैं। माया, काट दो उन्हें, मैं उनकी बॉडी और ब्लड डोनेट कर दूंगी। राइटर, ओके। ऋषभ और सिद्धार्थ गायब हो गए। राइटर दुखी फेस से, वो गायब हो गए। माया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम स्वीट हार्ट। बैक टू द स्टोरी। होश में आते ही वह आसपास देखता है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया और फिर से अपने चेहरे पर सीरियस और कोल्ड एक्सप्रेशन ले आता है। वह अभी उस इंसान को एडमिर कर रहा था जिसने इस कार को बनाया है। वह उस लड़की से पूछेगा उसने ये कार किससे खरीदी है। उसे समझ आ गया था कर में बैठी लड़की साधारण नहीं है, वरना जो कार द ऋषभ के पास भी न मिले ऐसी कार उसके पास कैसे हो सकती है। एक्सीडेंट होते ही ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया। उसे पुलिस केस में नहीं फंसना था, भले ही गलती उसकी हो। वह बहुत डर चुका था। उसने तो माया के कार के स्मार्ट फीचर्स दिखने की भी जहमत नहीं उठाई। ऋषभ भी अपने ख्यालों को झटक कर उस कार की तरफ जाने लगा। वह कार के पास पहुंचा, बड़ी मुश्किल से उसने कार के डोर को खोला पर आगे जो नजारा था उसे देख वह हैरान हो गया। CH87 माया इन ऋषभ हाउस। एक बड़ा अंधेरा कमरा जिसके बेड पर एक लड़की सोई हुई थी। उस लड़की के सुनहरे बाल उस बड़े से बेड पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी, शायद वह अभी बेहोश थी। धीरे धीरे कर उस लड़की की आंखें फड़कने लगती और वह अपनी आंखों को खोलती है। अपनी आंखों को खोलने के बाद 3-4 बार झपकाती है ताकि उसे समझ में आए कि वह अभी है कहां पर। उसे उस कमरे में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। अचानक से वह लड़की अलर्ट हो जाती है। वह गौर से चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखती है। वो अपने एक हाथ से सर पकड़ लेती है जिसमें उसे दर्द हो रहा था। उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वह कमरा अंधेरे से भरा हुआ था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। शायद जो इंसान यहां से बाहर गया था उसने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था, जिस वजह से बाहर से आ रही रोशनी की वजह से वह दरवाजा दिखाई दे रहा था। वह लड़की बेड से नीचे उतरकर धीरे से उसे दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते ही वह अपनी सुनहरी आंखों से चारों तरफ देखती है। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं हमारी माया है। अब बाहर आकर दिखती है तो ये घर काफी शानदार और लग्जरियस था, लेकिन माया को इस लग्जरियस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह सिर्फ ये सोच रही थी कि वह रुद्र को उसके घर छोड़ने गई थी। बीच रास्ते में उस पर हमला हुआ था। फिर एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर पर चोट आई थी और वह बेहोश हो चुकी थी। उसने अपनी सर पर हाथ रखा तो वहां पट्टी बंधी हुई थी। माया बिल्कुल शॉक होते हुए वहां की सीढ़ियां से नीचे आती है। माया नीचे आ ही रही थी कि एक नौकरानी आकर बोलता है, गुड इवनिंग मैडम, आप जाग गई है। नौकरानी माया के पीछे से आई थी। शायद वह ऊपर के रूम से आ रही थी, जिस वजह से माया का एक्शन मोड ऑन हो गया था। उसने पास में ही टेबल पर रखे एक फ्रूट बास्केट से नाइफ निकाला और सीधे घूमकर उस मेड के गले पर रख दिया और दूसरे हाथ से उस मेड को पकड़ लिया। वह मेड बुरी तरह से घबरा गई और बोली, मामा मैडम, आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? प्लीज मैं मुझे छोड़ दीजिए। माया अपनी सबसे कोल्ड आवाज में बोली, ये किसका घर है और मैं कहां पर हूँ? मेरे साथ जो बच्चा था वह कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? जल्दी बताओ। माया की इतनी ठंडी आवाज से उस मेड की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। वह मेड घबराते हुए बोली, मैडम, ये हमारे बास का घर है। आप गाड़ी में बेहोश हो गई थी, जिस वजह से बोस आपको उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। वह मेड डर से कांप रही थी और हकला कर बोल रही थी। उसे माया में साक्षात मौत दिख रही थी। माया ने मेड के गले पर टाइटली चाकू रखा हुआ था। अगर वह मेड हल्का सा भी हिलती तो उसका गला खुल जाता। इस तरीके से माया रखा था कि मेड का खून न निकले, लेकिन अगर मेड कोई भी होशियारी करे तो वह जिंदा भी ना बचे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं लाया हूं तुम्हें यहाँ पर, उसे छोड़ दो। माया उस नौकरानी के साथ ही पीछे पलटती है तो देखती है एक चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला हॉट डैशिंग लड़का सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा है। उसने ब्लैक कलर का लूज पैंट पहना था। ऊपर उसने ब्लैक कलर की कैजुअल टी शर्ट पहन रखी थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसे क्यूट लुक देने में मदद कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान थी। क्यूट लुक होने के बाद भी माया उसका ठंडा ऑरा महसूस कर सकते थे। माया ने उसे पहचान लिया था। यह वही लड़का था जिससे उसकी कल लड़ाई हुई थी। जी हाँ, ये ऋषभ ही था। अभी माया को याद आया कि इस लड़के ने ही कल उसका फेस देखा था। मतलब कल के झगड़े की वजह से आज इस लड़के ने उस पर हमला करवाया। ये सोचकर माया को गुस्सा बढ़ रहा था। माया उस मेड को पीछे ले जाते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है और रुद्र कहाँ पर है? क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे रुद्र को अभी वापस करो और यहाँ से जाने दो। ऋषभ माया की बात सुनकर हंसने लगता है। वह मेड जिसके गले पर चाकू रखा गया था वह भी हैरान नजरों से ऋषभ को देख रही थी। वह मेड के पेरेंट्स बचपन से ही ऋषभ की फैमिली में काम करते थे। अपने पेरेंट्स से उसने सुना था कि ऋषभ कभी भी मुस्कुराता नहीं है, पर यहाँ पर वह मेड उसे हंसते हुए दिख रही थी।
क्या पीछे खड़ी लड़की ने उसे इतना नाराज कर दिया है कि वह गुस्से से हंस रहे हैं, या फिर ये लड़की इतनी ज्यादा खास है कि ऋषभ जी को उसकी बातों का बुरा नहीं लग रहा बल्कि हंसी आ रही है। ऋषभ बड़े एलिगेंट वे में चलता हुआ नीचे आता है और माया से बोलता है, हेलो राजकुमारी माया विक्रम राणा। मेरा नाम ऋषभ सिंघानिया है और जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वह मेरा बेटा है रुद्र ऋषभ सिंघानिया। और आप उसकी होने वाली माँ और मेरी होने वाली पत्नी मिसेज माया ऋषभ सिंघानिया। इतना बोलकर ऋषभ माया का फेस देखने लगा। माया ने उसकी बात सुनी। ऋषभ को लगा कि माया उसकी बात सुनकर चौंक जाएगी, पर माया ने ऋषभ को चौंकाते हुए कहा, CH-88 फ्लैशबैक। जब ऋषभ ने माया की कार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो वह टूट नहीं रहा था, क्योंकि माया ने अपनी कार बहुत सारे सेफ्टी फीचर के साथ बनाई थी। उसकी कार में ऐसे सिस्टम्स थे कि वह पानी के अंदर भी अपनी कार के साथ 1 महीने तक रह सकती थी। साथ में उसके कार में फूड और ऑक्सीजन दोनों की पूर्ति का भी इंतजाम किया गया था और इसी मेडिसिन भी थी जिससे कोई भी इंसान अपनी चोटों का इलाज कर सकता था। पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी, माया की कार के सेफ्टी फीचर लेट एक्टिवेट हुए क्योंकि उनका बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था, जिस वजह से माया को चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। ऋषभ के बहुत कोशिश करने पर भी जब कार की विंडो नहीं टूटी तो उसने थोड़ा दिमाग का प्रयोग किया। अगर अंदर बैठी लड़की माफिया की रानी थी तो बाहर खड़ा इंसान भी मामूली शख्स नहीं था। कुछ सोचकर उसने गाड़ी के हर शीशे को चारों तरफ से नोक करना शुरू कर दिया। पीछे वाले डोर का कांच रहता है, उसे नोक करने पर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह कांच एक कॉर्नर से थोड़ा सा वीक था। ऋषभ उस पर वार करता है जिससे वह टूट जाता है। वह भी उतना ही टूटता है जिससे ऋषभ का केवल हाथ अंदर जा सके। वह जैसे तैसे करके आगे के डोर को अंदर से अनलॉक करता है। जैसे ही वह उस डोर को खोलता है, माया रुद्र को बाहों में भरे हुए ही ऋषभ के पेट पर गिर जाती है। पीछे से गार्ड जो जैसे तैसे कर वहां पहुंचते हैं वह ये नजारा देख घबरा जाते हैं। आखिर उनके बॉस को किसी लड़की के उनके पास आना पसंद नहीं था, पर बेहोशी में ही सही इस लड़की ने उन्हें छू लिया था। पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। पहले तो ऋषभ गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है, पर वैसे ही उसे कुछ महसूस होता है, ये खुशबू तो। वह बड़ी आंखें कर माया की तरफ देखता है और धीरे से माया के चेहरे से बाल हटा देता है। माया का सुंदर चेहरा अब उसके सामने था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और 2 सेकंड में गायब भी हो जाती है। आखिर उसके बाहों में गिरी लड़की हिल नहीं रही थी और उसके माथे से खून भी बह रहा था। एक गार्ड पीछे से हकलाकर बोलता है, सर हमने इन मैडम को रोकने की कोशिश की पर ये लिटिल मास्टर को लेकर भाग गई। अब तक ऋषभ को माया पर गुस्सा आ रहा था कि वह रुद्र को लेकर भाग रही है, पर जैसे ही उसे पता चला कि वह लड़की माया है उसका गुस्सा गार्ड पर कन्वर्ट हो गया। जरूर इन्होंने ने ही उसकी लव मॉन्स्टर को डराया होगा, इसलिए वह भाग रही थी। और तो और उसका इतना खून भी बह गया। इसकी सजा जरूर मिलेगी, सबको मिलेगी। थोड़ी देर में ऋषभ को ट्रैक करते हुए उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। उन गार्ड की बात सुनकर उसका ध्यान माया की बाहों में बेहोश पड़े रुद्र पर गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर। वह लोग समझ गए कि ऋषभ डॉक्टर को बुलाने का बोल रहा है। ऋषभ फिर रुद्र को माया के गोद में एडजस्ट कर उन दोनों को ही गोद में उठाते हुए कहता है, फीमेल डॉक्टर बेस्ट। उसने माया को ऐसे उड़ाया हुआ था कि माया का सिर ऋषभ के कंधे पर टिका था और उसके दोनों हाथों को उसने उसकी गोद की तरफ रखा था और रुद्र का सिर ऋषभ के दूसरे कंधे से टिका था, पर वह माया की गोद में बैठा था। ऋषभ ने दोनों को ही संभाल कर पकड़ा हुआ था। वह ये ध्यान रख रहा था कि रुद्र को भी चोट न लगे और रुद्र की वजह से माया को भी चोट न लगे। उसे आज एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसकी जिंदगी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसकी बाहों में थे। उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में थी। असिस्टेंट बोलता है, ओके बॉस। वही सारे लोग जब देखते हैं कि ऋषभ ने एक लड़की को गोद में उठाया हुआ है तो एक गार्ड आकर बोलता है, बॉस मुझे दे दीजिए, मैं मैम को ले चलता हूँ। ऋषभ गुस्से से उस गार्ड के हाथ को देखकर बोलता है, डोंट वॉन्ट योर हैंड डर्टी। ये बोल ऋषभ आगे बढ़ जाता है। आज उस गार्ड को ऋषभ की बात समझ नहीं आई। वही असिस्टेंट जो ऋषभ की आंखों के इशारे भी समझ जाता था, वह उस गार्ड की परेशानी समझ बोला, वह कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे हाथ नहीं चाहिए कि तुम माम को लेना चाहते हो। उनको अगर तुमने छुआ तो वह डर्टी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। गार्ड का मुंह खुला रह गया। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी, पर वह क्या कर सकता था, वह उनका बॉस था। अपने बॉस को पहली बार 1000 गली से नवाजते हुए वह उनके पीछे चला गया। ऋषभ के विला में रुद्र और माया का इलाज एक ही कमरे में हो रहा था और ऋषभ वही बैठा था। डॉक्टर माया की मरहम पट्टी कर देती है और रुद्र को एक इंजेक्शन लगा कर ऋषभ को बताती है, आपके बेटे को किसी बात का सदमा लगा है जिस कारण वह बेहोश हो गया है। बाकी उसे चोट नहीं आई है। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर आराम करने पर वह ठीक हो जाएगा। और आपकी वाइफ को सिर्फ सिर में चोट लगी है, कमजोरी और खून बहने की वजह से वह बेहोश हो गई है। शायद ये ठीक से सोया नहीं करती। कोशिश कीजिए ये थोड़ा आराम करे। इन्हें भी इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा।
फीमेल डॉक्टर पहली बार ऋषभ के विला आई थी, जिस वजह से उन्हें पता नहीं था कि माया ऋषभ की वाइफ नहीं है। ऋषभ ने जब सुना कि डॉक्टर ने माया को उसकी वाइफ कहा है तो वह खुश हो गया और डॉक्टर को एक चेक दे दिया। डॉक्टर ने जैसे ही चेक देखा उनकी आंखें बाहर आ गई। डॉक्टर ने कहा, सर अपने गलत चेक दे दिया है। इंजेक्शन और मेरी फीस मिलाकर 5,000 ही हुए हैं। ऋषभ बोला, से वाइफ टिप। डॉक्टर को उसकी बात अजीब लगी। वही असिस्टेंट जिसे ऋषभ की बात समझ आई वह हैरान था और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर सर बोल रहे हैं कि अपने उनकी वाइफ को उनकी वाइफ बोला, इस बात की टिप है। डॉक्टर को बात अजीब लगी। आखिर वाइफ को वाइफ बोलने पर भी इसी टिप मिलती है, पर वो खुशी खुशी वहां से चली गई। आखिर 5,000 के इलाज के बदले ऋषभ ने उसे 5 करोड़ दिए थे। उसने सोच लिया था कि वह अब जब भी किसी के घर जाएगी तो वाइफ वाइफ ही बोलेगी। आखिर करोड़पति बनना किसे पसंद नहीं होगा। थोड़ी देर अपने बेटे और माया को देखने के बाद ऋषभ रुद्र को वहां से लेकर उसके रूम में चला गया। जाते जाते उसने रूम की लाइट बंद कर दी ताकि माया को परेशानी न हो, और ऋषभ के जाते ही 5 मिनट में माया को होश आ गया। फ्लैशबैक खत्म। माया, जो अभी ऋषभ की बातें सुनकर थोड़ा हैरान रह गई, फिर उसने थोड़ा सा उसकी बातों के बारे में सोचा और उस बड़े से लग्जरियस घर को ध्यान से देखा। तो उसे एक वॉल पर रुद्र की और ऋषभ की कई सारी फोटोज दिखी, जिससे उसे समझ आ गया कि यह रुद्र का घर है और यह सामने खड़ा इंसान उसका पिता। लेकिन जैसे ही माया ने ऋषभ का लास्ट सेंटेंस सुना कि वह रुद्र की होने वाली माँ और ऋषभ की होने वाली वाइफ है, तो उसने पहले उस मेड के गले चाकू साइड किया। ऐसा होते ही वह मेड वहां से ऐसे भागी जैसे माया नेक्स्ट टाइम उसका गला काट ही देगी। माया ने अपनी आईब्रो ऊंची करके ऋषभ को ऊपर से नीचे देखा। ऋषभ, जिसे आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि हमेशा लड़कियां ही उसे अप्रोच करती थी, उसे लगा कि माया भी उसे इंटरेस्ट से देख रही है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही माया ने ऋषभ से कहा, अंकल भले ही आप रुद्र के डेड है, पर आपको कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। मैं आपकी बेटी की और रुद्र के बड़ी बहन की उम्र की हूँ। भले ही आप क्यूट कोरियन बॉय की तरह गेट अप करके आए हैं, पर इससे आपकी उम्र नहीं छुपती। माया की बात सुनकर ऋषभ का मुंह देखने लायक हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। अंकल, बेटी की उम्र की, रुद्र की बड़ी बहन, उम्र नहीं छुपती, यही शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। 89 इजहार। वही वह नौकरानी जो कि माया से डरकर एक कोने में जा चुकी थी, माया की बात सुनकर ठहाके लगा के हंस पड़ी। आखिरी पहली बार था जब उनके बॉस की किसी ने इस तरह बेइज्जती की हो। वही वहां पर खड़ा हुआ ऋषभ जब उस मेड को खुद पर हंसता देखता है तो वह घूरकर उस मेड को देखता है, जिससे वह मेड एकदम से चुप हो जाती है और ऋषभ को देख बोलती है, सर मैं मैडम और आपके लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। ऐसा बोल वह वहां से किचन की तरफ ऐसे भाग जाती है जैसे वह एक सेकंड और रुकी तो उसका ये खड़ूस बॉस उसे ही बिना तेल के रोस्ट कर देगा। प्रिंसेस माया, मैं इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ 24 साल का हूँ और आपसे केवल 6 साल ही बड़ा हूँ। ऋषभ, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वह बोला। माया उसको ध्यान से ऊपर से नीचे तक दिखती है और कहती है, मिस्टर एनिमी क्या फर्क पड़ता है आप कितने साल के हैं? आपकी शक्ल से तो आप 30-35 साल के बुढ़े लगते हैं। ऋषभ, जिसे माया की बातें सुनकर अब गुस्सा आ रहा था, वह बोलता है, दुनिया की कई सारी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मारे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं 30 और 35 साल का लगाता हूँ। आखिर उसे भी अपनी हैंडसमनेस पर प्राउड था। उसके हिसाब से वह दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का था। वही माया, जिसे खुद ऋषभ काफी हैंडसम लग रहा था, वह जानबूझकर ऋषभ को चिढ़ा रही थी। आखिर यह वह इंसान था जिसने कल उस पर हमला किया। आज उसकी वजह से वह मरते मरते बची थी, और अपॉलॉजी करने के जगह ये इंसान उसे अपनी होने वाली बीवी बता रहा था। उसे अपनी फैमिली में आए 1 मंथ भी नहीं हुआ था, और यह बोल रहा था कि यह उसका फियांस है। क्या उसे नहीं पता उसके घर में छोटे से लैंप की डेकोरेशन पर भी माया की राय और पसंद का ख्याल रखा जाता है और वह परिवार बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर देंगे? मजाक है क्या? माया को ऋषभ की सारी बातों पर यकीन था, सिर्फ इस शादी वाली बात को छोड़कर। माया ऋषभ को अनसवर कर बोलती है, दुनिया के सारे लड़कियां अगर आंधी है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऋषभ को अब कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। तभी वह नौकरानी वापस आती है और मेज पर स्नैक्स रखकर चली जाती है। ऋषभ गहरी सांस लेता है और बोलता है, देख राजकुमारी माया, आप माने या ना माने, मेरी शादी आपसे आपके जन्म के पहले फिक्स हो चुकी थी। तो मैं किसी भी हाल में आपसे शादी करके ही रहूंगा, वरना आपके परिवार की जुबान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। माया एक आईब्रो रेंज कर बोलती है, आप कह रहे हैं कि हमारी शादी मेरे जन्म के पहले तय हो गई थी? ऋषभ हाँ में सर हिला देता है। माया बोलती है, तो मेरे जन्म होने के पहले आप मुझसे शादी करने के लिए मान गए थे? ऋषभ को अब कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वह फिर भी हाँ में सिर हिला देता है। माया बोलती है, तो अगर मैं एक लड़का पैदा हुई होती तब भी आप इतने ही डिस्पेरेटली मुझसे शादी करना चाहते? माया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी।
ऋषभ पहले हाँ में सर हिला देता है, फिर दे से ही उसे रिलीज होता है कि क्या हुआ, वह न में सर हिला देता है, फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब उसे माया की ट्रिक समझ में आई थी, उसका मन अब गोल गोल गर्दन घूमने का कर रहा था, क्योंकि इस सवाल का उत्तर न वो हाँ में और न ही ना में दे सकता था। माया को हंसी भी आ रही थी और ऋषभ की हरकतें क्यूट भी लग रही थी। आखिर उसने बोल तो दिया था कि ऋषभ बुढ़ा लग रहा है, पर वही जानती थी कि अभी ऋषभ कितना हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसके मेसी हेयर उसके चार्म को और बढ़ा रहे थे। ऋषभ जो पहली बार किसी की ट्रिक में फंस गया था, वह पहले एक गहरी सांस लेता है, उसके बाद वह माया से कहता है, देखिए प्रिंसेस माया, आप लड़का होते या नहीं होते, ये तक की बात थी, लेकिन आप लड़की है, ये सच्चाई है, और मुझे आप अपने लिए पसंद है, और मैंने देखा है कि आप रुद्र का भी कितना ख्याल रखती है। आपसे बेहतर माँ रुद्र के लिए शायद ही मिले, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सच्चाई है, आप चाहे या ना चाहे, यह शादी में अपनी तरफ से किसी भी हाल में नहीं तोड़ने वाला। ऋषभ की यह बात सुनकर माया के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कान हल्के लाल हो गए, जिसे ऋषभ ने नोटिस नहीं किया। वह आगे बोला, अगर आपको लगता है कि मैं बुढ़ा लग रहा हूँ, तो आई प्रॉमिस मैं अब अपनी और केयर करना स्टार्ट करूंगा और खुद को आपके लिए अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा, और आपको मुझ में क्या क्या कमियां दिखती है बस मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी विशेष को हमेशा पूरा करूं और आपको हमेशा खुश रखो। लेकिन अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर रुककर वह बोलता है, यहाँ स्नैक्स रखे हैं, कृपया कर इन्हें खाए। आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो आप मुझे बताएं, हम अपनी ओर से आपकी पसंद के हिसाब से चीज बनवाएंगे। माया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने दे रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी सिद्धार्थ से एक्सपेक्ट किया था। वह अभी ऋषभ से मिल रही थी, लेकिन समझते ही नहीं थी कि वह अभी अपनी जिंदगी में किसी को भी जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। ऋषभ ने भी अपने बातों को बीच में रोककर खाने की तरफ माया का ध्यान भटकाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह पहली मुलाकात में ही माया के आगे जुनूयत और अपनी शिद्दत दिखाएगा तो शायद वह डर जाएगी या फिर उसे पीट डालेगी। आखिर पिछले बार माया का जो बार उसके दिल पर लगा था, वह वाक्य बहुत जोरदार था और उसे अभी भी वहां दर्द महसूस हो रहा था। 90 डोंट वेस्ट कॉइन्स। माया ने ऋषभ को देख बोला, रुद्र कहां पर है, वह अभी कैसा है, क्या उसे चोट लगी है? ऋषभ बोलता है, थैंक्स टू यू कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, वह बस गाड़ी वाले हादसे के कारण घबरा गया है, इसीलिए बेहोश है, सो रहा है। माया ये जानकर कि रुद्र ठीक है थोड़ी रिलैक्स होती है और फिर ऋषभ को बोलती है, मेरा काम उसे सेफ से घर पहुंचना था, मैंने उसे यहाँ पहुंचा दिया, अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे दूसरे भी जरूरी काम है। ऋषभ को भी माया की बात समझ आ रही थी। माया वहां से जाने के लिए खड़ी हुई कि ऋषभ ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, रुको। माया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब क्या है? ऋषभ एक पेन और पेपर माया के आगे कर देता है और बोलता है, क्या आप उसके लिए कुछ लिखकर रख सकती हैं? नहीं तो उसके होश में आने के बाद उसे संभाल मुश्किल हो जाएगा। माया उससे पेपर और पेन ले लेती है और रुद्र के लिए एक चिट्ठी लिखकर ऋषभ को दे देती है। ऋषभ गौर से माया की सारी हरकतें देख रहा था, जहां उससे बात करते हुए शायद ही उसके चेहरे पर कोई भाव होंगे, वही रुद्र के लिए चिट्ठी लिखते वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की पर प्यारी मुस्कान थी। माया जैसे ही जाने के लिए घर का दरवाजा खोलती है, अचानक से ऋषभ उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। वह माया जिसे अचानक समझ आ गया था कि हुए क्या, उसने बातों को समझने के पहले ही अपना हाथ में किसी चीज को पकड़ लिया था, जो कि ऋषभ की बाहों के बाहर ही था। माया जो ऋषभ की बाहों में थी, उसे और ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था, और गुस्से से उन दोनों के चेहरे तमतमा रहे थे। दरअसल जैसे ही माया ने डोर खोला, वैसे ही एक घूमता हुआ स्पाइनर माया की तरफ आ रहा था, जिसे माया ने समय रहते अपनी 2 उंगलियों में पकड़ लिया था। वह हमला ऋषभ पर किया गया था। वह हमला ऋषभ के सीने पर किया गया था, पर माया जो कि ऋषभ के सीने तक ही आती थी। अगर ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में न खींचा होता या फिर माया के रिफ्लेक्स फास्ट नहीं होते तो भले ही माया की जान जाती, पर उसे अच्छी खासी चोट जरूर आ जाती। उससे पता चल रहा था कि इसने पर सिर्फ ऋषभ को एक हल्की सी चोट देने के लिए किया गया था। माया ऋषभ से दूर हो गई। ऋषभ माया को कुछ कहता उससे पहले ही वह इंसान जिसने उन पर हमला किया तूफान की तरह गुजरता है और जाकर ऋषभ पर हमला कर देता है। ऋषभ और उस आदमी की फाइट चालू हो जाती है। माया जो अभी तक गुस्सा थी, उसे तो समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। तो कौन है ये आदमी, क्या है इसकी माया और ऋषभ से दुश्मनी, क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। माया ने ऋषभ को देख बोला, रुद्र कहां पर है, वह अभी कैसा है, क्या उसे चोट लगी है? ऋषभ बोलता है, थैंक्स टू यू कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, वह बस गाड़ी वाले हादसे के कारण घबरा गया है, इसीलिए बेहोश है, सो रहा है।
माया ये जानकर कि रुद्र ठीक है थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर ऋषभ को बोलती है, मेरा काम उसे सेफ से घर पहुंचना था। मैंने उसे यहाँ पहुंचा दिया, अभी मैं यहाँ से जाती हूँ। मुझे दूसरे भी जरूरी काम है। ऋषभ को भी माया की बात समझ आ रही थी। माया वहां से जाने के लिए खड़ी हुई कि ऋषभ ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, रुको। माया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब क्या है? ऋषभ एक पेन और पेपर माया के आगे कर देता है और बोलता है, क्या आप उसके लिए कुछ लिखकर रख सकती हैं? नहीं तो उसके होश में आने के बाद उसे संभाल मुश्किल हो जाएगा। माया उससे पेपर और पेन ले लेती है और रुद्र के लिए एक चिट्ठी लिखकर ऋषभ को दे देती है। ऋषभ गौर से माया की सारी हरकतें देख रहा था। जहां उससे बात करते हुए शायद ही उसके चेहरे पर कोई भाव होंगे, वही रुद्र के लिए चिट्ठी लिखते वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की पर प्यारी मुस्कान थी। माया जैसे ही जाने के लिए घर का दरवाजा खोलती है, अचानक से ऋषभ उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। वह माया जिसे अचानक समझ आ गया था कि हुए क्या, उसने बातों को समझने के पहले ही अपना हाथ में किसी चीज को पकड़ लिया था, जो कि ऋषभ की बाहों के बाहर ही था। माया जो ऋषभ की बाहों में थी, उसे और ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उन दोनों के चेहरे तमतमा रहे थे। दरअसल जैसे ही माया ने डोर खोला, वैसे ही एक घूमता हुआ स्पाइनर माया की तरफ आ रहा था, जिसे माया ने समय रहते अपनी 2 उंगलियों में पकड़ लिया था। वह हमला ऋषभ पर किया गया था। वह हमला ऋषभ के सीने पर किया गया था, पर माया जो कि ऋषभ के सीने तक ही आती थी। अगर ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में न खींचा होता या फिर माया के रिफ्लेक्स फास्ट नहीं होते, तो भले ही माया की जान जाती पर उसे अच्छी खासी चोट जरूर आ जाती। उससे पता चल रहा था कि स्निपर सिर्फ ऋषभ को एक हल्की सी चोट देने के लिए किया गया था। माया ऋषभ से दूर हो गई। ऋषभ माया को कुछ कहता उससे पहले ही वह इंसान जिसने उन पर हमला किया तूफान की तरह गुजरता है और जाकर ऋषभ पर हमला कर देता है। ऋषभ और उस आदमी की फाइट चालू हो जाती है। माया जो अभी तक गुस्सा थी, उसे तो समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। 91 क्यू पर एरो। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर यह देख के ऋषभ और उस पर हमला करने वाला शख्स पहले से ही एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वह कुछ नहीं करती। उसे ये भी समझ आ गया था कि जो हमला हुआ था वह उस पर नहीं बल्कि ऋषभ पर किया गया था। हमला करने वाले इंसान की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। माया जिसे हमेशा ही लड़ाई करना और देखना बहुत पसंद था, वह इस सीन को एंजॉय करने के लिए वापस से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए पहले से ही सोफे पर स्नैक्स और पॉपकॉर्न रखे हुए थे। वहीं माया के सामने ऋषभ अभी सोफे पर गिरा हुआ था और हमला करने वाला शख्स उस पर लीन होकर उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था। वहीं ऋषभ भी उसके पंच से बच रहा था, पर सामने वाले पर हमला नहीं कर रहा था। सामने वाला इंसान गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ऋषभ से बोलता है, मैंने सुना कि तुम एक लड़की को अपने घर लेकर आए हो। क्या तुम मेरी बहन के बारे में भूल गए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मासूम बहन को धोखा देने की? इतना बोलकर उस आदमी ने फिर से ऋषभ को पांच करने की कोशिश की। ऋषभ ने फिर से उसके हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, रियांश स्टॉप, नो चीट। रियांश जो कि ऋषभ का बचपन का दोस्त था, उसकी बातों को सुनकर समझ गया कि वह क्या कह रहा है। उसने बोला, तो फिर वह लड़की यहाँ क्यों है? माया मन में सोचती है, चीटर इंसान, अभी कुछ टाइम पहले ये इंसान मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था, पहले से ही इस आदमी की बहन के साथ एंगेज है। माया का मन पहले तो ऋषभ को पीटने का सोचती है, फिर वह सोचती है कौन सा उसने उसके प्रपोजल के लिए हाँ बोला है, और वैसे भी इस आदमी ने पहले से ही इसकी हालत खराब कर दी है। ऋषभ और रियांश दोनों एक अच्छी खासी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। वहीं माया स्नैक्स खाते खाते लेट गई और उस सीन को ऐसे एंजॉय करने लगी जैसे ये कोई मूवी हो। वही लगभग 5 मिनट तक वह दोनों लड़ाई में इन्वॉल्व रहे। कभी ऋषभ रियांश के ऊपर था, कभी रियांश ऋषभ के ऊपर। इसी लड़ाई के दौरान रियांश की नजर माया पर जाती है। जैसे ही वह उसे देखता है, वह जोर से चिल्ला कर बोलता है, टाइम प्लीज। रियांश की आवाज सुन माया जो उनकी लड़ाई से बोर होकर सो गई थी, वह हड़बड़ाकर जाग जाती है। वही ऋषभ जो कि रियांश के बोलते ही उसके बगल में ही बैठ जाता है, वह देखता है कि सामने वाले सोफे पर माया एक मासूम बच्चे की तरह चिप्स के पैकेट को बाहों में भरे उनिंदी आंखों से उन दोनों को ही देख रही है। वही सामने बैठे दोनों लड़कों के मन में एक ही बात थी, सो क्यूट। माया जो अब होश में आ गई थी, वह एलिगेंटली अपनी जगह पर बैठ जाती है। रियांश जो कि माया को देख रहा था, उसकी काली आंखें और लंबे सुनहरे बाल उसे किसी की याद दिला रहे थे। माया जब भी अपनी आइडेंटिटी छुपाती है, वह अपने आंखों के लेंसेज चेंज कर लेती है। जब ऋषभ के लोग उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने गाड़ी से एक पेयर ब्लैक लेंस लगाए थे। उसका मानना था कि उसकी सुनहरी आंखें लोगों का ध्यान खींचती हैं और वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और उसका सोचना सच भी था। रियांश उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। लंबे सुनहरे बाल जो कि हल्के बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जो नींद की वजह से लाल थी, उसे काफी खूबसूरत बना रही थी। वह अपनी जगह से उठकर माया के पास जाकर बैठ जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, ब्यूटीफुल लेडी, हेलो, आई एम रियांश द सुपरस्टार। मेरा नाम तो सुना ही होगा।
माया, जिसे लगा था ये लड़का उस पर हमला करने आने वाला, उसके अचानक बदले बेहाव को देखकर चौंक गई और बोली, नहीं, मैंने नहीं सुना है। रियांश, जिसे लगा था कि माया किसी फेन गर्ल की तरह रिएक्ट करेगी, उसके इस आंसर से चौंक गया। जहां लड़कियां उससे चिपकने का बहाना ढूंढती है, सामने बैठी लड़की ने उसको पहचानने से भी माना कर दिया। रियांश बोला, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती, क्या तुम मूवीज नहीं देखती? माया ने कहा, नहीं। उसने सच ही बोला था कि वह मूवीज नहीं देखती है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं रहता था। रियांश को अब कुछ बोलना ही नहीं हो रहा था। माया, जो अब पूरी तरह जग गई थी, वह वहां से सीधे डोर की तरफ जाने लगी, पीछे मुड़े बिना, और ऋषभ और रियांश उसे देखते ही रह गए। रियांश को माया की क्यूटनेस, उसकी ब्यूटी, उसका अट्रैक्टिव कोल्ड ऑरा और रियांश के लिए उसकी इग्नोरेंस अट्रैक्ट कर रही थी। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो उसे इग्नोर करे। माया जो जा रही थी, वह अचानक रुकी और पलट कर रियांश के पास आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां उसको अपनी तरफ आते देखकर रियांश के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, वही ऋषभ को गुस्सा आ रहा था कि माया क्यों रियांश की तरफ जा रही है। माया रियांश के सामने खड़ी हुई। रियांश, जो माया में गुम था, उसे अपने हाथों पर अचानक एक जोरदार दर्द हुआ। वह एक चीख के साथ नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल माया ने रियांश के एक हाथ की नस चढ़ा दी थी अपनी स्पेशल तकनीक से। रियांश को दर्द में देख ऋषभ, जो जल रहा था, उसने डर से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मासूम जान बहुत जानलेवा है। वही माया रियांश के पास झुकते हुए बोली, पहला तुमने मुझ पर हमला किया और मैं बच गई। दूसरा, तुमने हमला जानबूझकर नहीं किया। और तीसरा, अगर तुम्हारा हमला मेरी जगह किसी और पर होता तो उसे अच्छी खासी चोट आ सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे हाथों की सिर्फ नस चढ़ाई है, जो तुम्हें दर्द देकर कुछ देर में ठीक भी हो जाएंगे। पर अगली बार गलती से भी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जिंदा रहोगे, पर हमला करने वाले तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे, तो बी केयरफुल। इतना बोल माया ने उसके गालों पर 3 बार टैप किया और बिना पीछे मुड़े चली गई। इस बात से अनजान की जो वार उसने रियांश के हाथ पर किया है, वह सीधा उसके दिल पर लगा है। रियांश को दर्द हो रहा था, पर काल्पनिक तौर पर वह क्यूपिड का एरो अपने सीने पर लगे हुए देख सकता था। क्या होगा रियांश के प्यार का अंजाम? किसे चुनेगी माया? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर यह देख के ऋषभ और उस पर हमला करने वाला शख्स पहले से ही एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वह कुछ नहीं करती। उसे ये भी समझ आ गया था कि जो हमला हुआ था वह उस पर नहीं बल्कि ऋषभ पर किया गया था। हमला करने वाले इंसान की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। माया, जिसे हमेशा ही लड़ाई करना और देखना बहुत पसंद था, वह इस सीन को एंजॉय करने के लिए वापस से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए पहले से ही सोफे पर स्नैक्स और पॉपकॉर्न रखे हुए थे। वही माया के सामने ऋषभ अभी सोफे पर गिरा हुआ था और हमला करने वाला शख्स उस पर लीन होकर उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था। वही ऋषभ भी उसके पंच से बच रहा था, पर सामने वाले पर हमला नहीं कर रहा था। सामने वाला इंसान गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ऋषभ से बोलता है, मैंने सुना कि तुम एक लड़की को अपने घर लेकर आए हो। क्या तुम मेरी बहन के बारे में भूल गए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मासूम बहन को धोखा देने की? इतना बोलकर उस आदमी ने फिर से ऋषभ को पांच करने की कोशिश की। ऋषभ ने फिर से उसके हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, रियांश स्टॉप, नो चीट। रियांश, जो कि ऋषभ का बचपन का दोस्त था, उसकी बातों को सुनकर समझ गया कि वह क्या कह रहा है। उसने बोला, तो फिर वह लड़की यहाँ क्यों है? माया मन में सोचती है, चीटर इंसान, अभी कुछ टाइम पहले ये इंसान मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था। पहले से ही इस आदमी की बहन के साथ एंगेज है। माया का मन पहले तो ऋषभ को पीटने का सोचती है, फिर वह सोचती है कौन सा उसने उसके प्रपोजल के लिए हाँ बोला है, और वैसे भी इस आदमी ने पहले से ही इसकी हालत खराब कर दी है। ऋषभ और रियांश दोनों एक अच्छी खासी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। वही माया स्नैक्स खाते खाते लेट गई और उस सीन को ऐसे एंजॉय करने लगी जैसे ये कोई मूवी हो। वही लगभग 5 मिनट तक वह दोनों लड़ाई में इन्वॉल्व रहे। कभी ऋषभ रियांश के ऊपर था, कभी रियांश ऋषभ के ऊपर। इसी लड़ाई के दौरान रियांश की नजर माया पर जाती है। जैसे ही वह उसे देखता है, वह जोर से चिल्ला कर बोलता है, टाइम प्लीज। रियांश की आवाज सुन माया, जो उनकी लड़ाई से बोर होकर सो गई थी, वो हड़बड़ा कर जाग जाती है। वही ऋषभ, जो कि रियांश के बोलते ही उसके बगल में ही बैठ जाता है, वह देखता है कि सामने वाले सोफे पर माया एक मासूम बच्चे की तरह चिप्स के पैकेट को बाहों में भरे उनिंदी आंखों से उन दोनों को ही देख रही है। वही सामने बैठे दोनों लड़कों के मन में एक ही बात थी, सो क्यूट। माया, जो अब होश में आ गई थी, वह एलिगेंटली अपनी जगह पर बैठ जाती है। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर यह देख के ऋषभ और उस पर हमला करने वाला शख्स पहले से ही एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वह कुछ नहीं करती। उसे ये भी समझ आ गया था कि जो हमला हुआ था वह उस पर नहीं बल्कि ऋषभ पर किया गया था। हमला करने वाले इंसान की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। माया, जिसे हमेशा ही लड़ाई करना और देखना बहुत पसंद था,
वह इस सीन को एंजॉय करने के लिए वापस से सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए पहले से ही सोफे पर स्नैक्स और पॉपकॉर्न रखे हुए थे। वहीं माया के सामने ऋषभ अभी सोफे पर गिरा हुआ था और हमला करने वाला शख्स उस पर लीन होकर उसे पंच करने की कोशिश कर रहा था। वहीं ऋषभ भी उसके पंच से बच रहा था पर सामने वाले पर हमला नहीं कर रहा था। सामने वाला इंसान गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ऋषभ से बोलता है, मैंने सुना कि तुम एक लड़की को अपने घर लेकर आए हो। क्या तुम मेरी बहन के बारे में भूल गए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मासूम बहन को धोखा देने की? इतना बोलकर उस आदमी ने फिर से ऋषभ को पांच करने की कोशिश की। ऋषभ ने फिर से उसके हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, रियांश स्टॉप, नो चीट। रियांश जो कि ऋषभ का बचपन का दोस्त था उसकी बातों को सुनकर समझ गया कि वह क्या कह रहा है। उसने बोला, तो फिर वह लड़की यहाँ क्यों है? माया मन में सोचती है, चीटर इंसान, अभी कुछ टाइम पहले ये इंसान मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था। पहले से ही इस आदमी की बहन के साथ एंगेज है। माया का मन पहले तो ऋषभ को पीटने का सोचती है, फिर वह सोचती है कौन सा उसने उसके प्रपोजल के लिए हाँ बोला है और वैसे भी इस आदमी ने पहले से ही इसकी हालत खराब कर दी है। ऋषभ और रियांश दोनों एक अच्छी खासी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। वहीं माया स्नैक्स खाते खाते लेट गई और उस सीन को ऐसे एंजॉय करने लगी जैसे ये कोई मूवी हो। वही लगभग 5 मिनट तक वह दोनों लड़ाई में इन्वॉल्व रहे। कभी ऋषभ रियांश के ऊपर था, कभी रियांश ऋषभ के ऊपर। इसी लड़ाई के दौरान रियांश की नजर माया पर जाती है। जैसे ही वह उसे देखता है वह जोर से चिल्ला कर बोलता है, टाइम प्लीज। रियांश की आवाज सुन माया जो उनकी लड़ाई से बोर होकर सो गई थी वह हड़बड़ाकर जाग जाती है। वहीं ऋषभ जो कि रियांश के बोलते ही उसके बगल में ही बैठ जाता है, वह देखता है कि सामने वाले सोफे पर माया एक मासूम बच्चे की तरह चिप्स के पैकेट को बाहों में भरे उनिंदी आंखों से उन दोनों को ही देख रही है। वहीं सामने बैठे दोनों लड़कों के मन में एक ही बात थी, सो क्यूट। माया जो अब होश में आ गई थी वह एलिगेंटली अपनी जगह पर बैठ जाती है। रियांश जो कि माया को देख रहा था, उसकी काली आंखें और लंबे सुनहरे बाल उसे किसी की याद दिला रहे थे। माया जब भी अपनी आइडेंटिटी छुपाती है वह अपने आंखों के लेंसेज चेंज कर लेती है। जब ऋषभ के लोग उसका पीछा कर रहे थे तो उसने गाड़ी से एक पेयर ब्लैक लेंस लगाए थे। उसका मानना था कि उसकी सुनहरी आंखें लोगों का ध्यान खींचती हैं और वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और उसका सोचना सच भी था। रियांश उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। लंबे सुनहरे बाल जो कि हल्के बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जो नींद की वजह से लाल थी, उसे काफी खूबसूरत बना रही थी। वह अपनी जगह से उठकर माया के पास जाकर बैठ जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, ब्यूटीफुल लेडी, हेलो, आई एम रियांश द सुपरस्टार, मेरा नाम तो सुना ही होगा। माया जिसे लगा था ये लड़का उस पर हमला करने आने वाला, उसके अचानक बदले बेहाव को देखकर चौंक गई और बोली, नहीं, मैंने नहीं सुना है। रियांश जिसे लगा था कि माया किसी फेन गर्ल की तरह रिएक्ट करेगी, उसके इस आंसर से चौंक गया। जहां लड़कियां उससे चिपकने का बहाना ढूंढती है, सामने बैठी लड़की ने उसको पहचानने से भी माना कर दिया। रियांश बोला, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती, क्या तुम मूवीज नहीं देखती? माया ने कहा, नहीं। उसने सच ही बोला था कि वह मूवीज नहीं देखती है क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं रहता था। रियांश को अब कुछ बोलना ही नहीं हो रहा था। माया जो अब पूरी तरह जग गई थी वह वहां से सीधे डोर की तरफ जाने लगी, पीछे मुड़े बिना, और ऋषभ और रियांश उसे देखते ही रह गए। रियांश को माया की क्यूटनेस, उसकी ब्यूटी, उसका अट्रैक्टिव कोल्ड ऑरा और रियांश के लिए उसकी इग्नोरेंस अट्रैक्ट कर रही थी। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो उसे इग्नोर करे। माया जो जा रही थी वह अचानक रुकी और पलट कर रियांश के पास आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां उसको अपनी तरफ आते देखकर रियांश के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, वही ऋषभ को गुस्सा आ रहा था कि माया क्यों रियांश की तरफ जा रही है। माया रियांश के सामने खड़ी हुई। रियांश जो माया में गुम था, उसे अपने हाथों पर अचानक एक जोरदार दर्द हुआ। वह एक चीख के साथ नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल माया ने रियांश के एक हाथ की नस चढ़ा दी थी अपनी स्पेशल तकनीक से। रियांश को दर्द में देख ऋषभ जो जल रहा था, उसने डर से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मासूम जान बहुत जानलेवा है। वहीं माया रियांश के पास झुकते हुए बोली, पहला तुमने मुझ पर हमला किया और मैं बच गई। दूसरा, तुमने हमला जानबूझकर नहीं किया। और तीसरा, अगर तुम्हारा हमला मेरी जगह किसी और पर होता तो उसे अच्छी खासी चोट आ सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे हाथों की सिर्फ नस चढ़ाई है, जो तुम्हें दर्द देकर कुछ देर में ठीक भी हो जाएंगे। पर अगली बार गलती से भी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जिंदा रहोगे, पर हमला करने वाले तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे, तो बी केयरफुल। इतना बोल माया ने उसके गालों पर 3 बार टैप किया और बिना पीछे मुड़े चली गई। इस बात से अनजान की जो वार उसने रियांश के हाथ पर किया है वह सीधा उसके दिल पर लगा है। रियांश को दर्द हो रहा था, पर काल्पनिक तौर पर वह क्यूपिड का एरो अपने सीने पर लगे हुए देख सकता था। क्या होगा रियांश के प्यार का अंजाम? किसे चुनेगी माया? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी।
रियांश जो कि माया को देख रहा था, उसकी काली आंखें और लंबे सुनहरे बाल उसे किसी की याद दिला रहे थे। माया जब भी अपनी आइडेंटिटी छुपाती है वह अपने आंखों के लेंसेज चेंज कर लेती है। जब ऋषभ के लोग उसका पीछा कर रहे थे तो उसने गाड़ी से एक पेयर ब्लैक लेंस लगाए थे। उसका मानना था कि उसकी सुनहरी आंखें लोगों का ध्यान खींचती हैं और वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और उसका सोचना सच भी था। रियांश उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। लंबे सुनहरे बाल जो कि हल्के बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जो नींद की वजह से लाल थी, उसे काफी खूबसूरत बना रही थी। वह अपनी जगह से उठकर माया के पास जाकर बैठ जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, ब्यूटीफुल लेडी, हेलो, आई एम रियांश द सुपरस्टार, मेरा नाम तो सुना ही होगा। माया, जिसे लगा था ये लड़का उस पर हमला करने आने वाला, उसके अचानक बदले बेहाव को देखकर चौंक गई और बोली, नहीं, मैंने नहीं सुना है। रियांश, जिसे लगा था कि माया किसी फेन गर्ल की तरह रिएक्ट करेगी, उसके इस आंसर से चौंक गया। जहां लड़कियां उससे चिपकने का बहाना ढूंढती हैं, सामने बैठी लड़की ने उसको पहचानने से भी माना कर दिया। रियांश बोला, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती, क्या तुम मूवीज नहीं देखती? माया ने कहा, नहीं। उसने सच ही बोला था कि वह मूवीज नहीं देखती है क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं रहता था। रियांश को अब कुछ बोलना ही नहीं हो रहा था। माया, जो अब पूरी तरह जग गई थी, वह वहां से सीधे डोर की तरफ जाने लगी, पीछे मुड़े बिना, और ऋषभ और रियांश उसे देखते ही रह गए। रियांश को माया की क्यूटनेस, उसकी ब्यूटी, उसका अट्रैक्टिव कोल्ड ऑरा और रियांश के लिए उसकी इग्नोरेंस अट्रैक्ट कर रही थी। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो उसे इग्नोर करे। माया जो जा रही थी वह अचानक रुकी और पलट कर रियांश के पास आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां उसको अपनी तरफ आते देखकर रियांश के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, वही ऋषभ को गुस्सा आ रहा था कि माया क्यों रियांश की तरफ जा रही है। माया रियांश के सामने खड़ी हुई। रियांश जो माया में गुम था, उसे अपने हाथों पर अचानक एक जोरदार दर्द हुआ। वह एक चीख के साथ नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल माया ने रियांश के एक हाथ की नस चढ़ा दी थी अपनी स्पेशल तकनीक से। रियांश को दर्द में देख ऋषभ जो जल रहा था, उसने डर से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मासूम जान बहुत जानलेवा है। वही माया रियांश के पास झुकते हुए बोली, पहला तुमने मुझ पर हमला किया और मैं बच गई। दूसरा, तुमने हमला जानबूझकर नहीं किया। और तीसरा, अगर तुम्हारा हमला मेरी जगह किसी और पर होता तो उसे अच्छी खासी चोट आ सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे हाथों की सिर्फ नस चढ़ाई है, जो तुम्हें दर्द देकर कुछ देर में ठीक भी हो जाएंगे। पर अगली बार गलती से भी तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जिंदा रहोगे, पर हमला करने वाले तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे, तो बी केयरफुल। इतना बोल माया ने उसके गालों पर 3 बार टैप किया और बिना पीछे मुड़े चली गई। इस बात से अनजान की जो वार उसने रियांश के हाथ पर किया है वह सीधा उसके दिल पर लगा है। रियांश को दर्द हो रहा था, पर काल्पनिक तौर पर वह क्यूपिड का एरो अपने सीने पर लगे हुए देख सकता था। 92 रुद्र का रोना। 5 मिनट तक रियांश वही जमीन पर पड़ा उस तरफ देखता रहा जिस तरफ माया गई थी। ऋषभ के भी सेम हालत थी। उसके जाने के बाद रियांश सेंस में आया और ऋषभ के पास दौड़कर गया और उससे पूछा, यार ये लड़की क्या बोल रही थी? मैंने कब इस पर हमला किया और मैं तो इसे अभी देखा है, तो यह ऐसा क्यों बोल रही थी? दरअसल जब रियांश को ऋषभ के विला का दरवाजा खुलते दिखा तो उसे लगा ये ऋषभ ही होगा, क्योंकि ऋषभ के असिस्टेंट ने उसे बता दिया था कि ऋषभ अकेला है और सारे सर्वेंट क्वार्टर में चले गए हैं। गार्ड्स बाहर है और वह रुद्र के साथ है और वह लड़की माया बेहोश है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे बार कर दिया था। समय रहते ऋषभ माया को लेकर साइड हट गया था, जिस वजह से वह माया को नहीं देख पाया और ऋषभ के ऊपर गुस्से की वजह से उसने माया पर ध्यान भी नहीं दिया था। ऋषभ ने एक गहरी सांस लेकर मेड को इशारा किया। मेड, जिसने सारी चीज आंखों से देखी थी, उसने डिटेल के साथ रियांश को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब रियांश को माया के लिए बुरा लग रहा था। सही तो कहा था उसने, अगर ऋषभ उसे समय से नहीं हटा तो शायद माया का सर फूट जाता। फिर रियांश कुछ सोचकर आंखों में चमक लिए ऋषभ से पूछता है, क्या तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो? ऋषभ ने बस हाँ में सर हिला दिया। रियांश बोला, तो तुम सच में मेरी बहन को चिट नहीं कर रहे हो? ऋषभ ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह सकपका गया। आखिर वह ऋषभ को बचपन से जानता था। उसने कभी भी उसकी बहन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। वह सिर्फ वन वुमेन मैन था जो सिर्फ एक लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। अगर अब उसने उसकी बहन से शादी के लिए हाँ कर दिया है तो वह उसे चिट करे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ देर की शांति के बाद रियांश माया को याद कर पूछता है, हे तू अगर मेरी बहन से कमिटेड हो चुका है तो प्लीज इस लड़की से मेरी सेटिंग करा दे। क्या ब्यूटीफुल लड़की थी ये, मेरा तो दिल ही हार गया। इस लड़की को बोलना मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूँ। सच में अगर ये मेरी लाइफ में आ गई तो मैं इसका गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हूँ। इसे रानी बना कर रखूंगा। जैसे जैसे ऋषभ रियांश की बातें सुनता है, उसका चेहरा गुस्से से काला होता जा रहा था। वह बोलता है, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
रेयांश को लगता है ऋषभ उसको माया के बारे में सोचने के लिए रोक रहा है, मतलब उसके दिल में उस लड़की के लिए कुछ है। वह बोलता है, क्या तुम मेरी बहन को धोखा देने का सोच रहे हो? ऋषभ बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने को तैयार हूँ। मेरी जिंदगी की एक और अकेली वाइफ वही रहेगी। तो रियांश गुस्से से बोलता है, तो क्या तुम एक साथ दो लड़कियों को अपने साथ रखना चाहते हो? मेरी बहन तुम्हारी वाइफ रह गई तो इस मासूम लड़की का क्या? ऋषभ गुस्से से उसे देखता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम दोनों का फ्यूचर इम्पॉसिबल है। तुम उससे अप्रोच नहीं कर सकते। रेयांश बोलता है, क्यों इम्पॉसिबल है? ऋषभ, जिसका सब्र अब जवाब दे गया था, वह एक पंच रियांश के फेस पर मरता है और बोलता है, क्योंकि वह लड़की जो अभी अभी यहाँ से गई वह तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, प्रिंसेस माया राणा एंड फ्यूचर ऋषभ सिंघानिया। जैसे ही ऋषभ के मुंह से यह शब्द निकलते हैं, रियांश को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिया, मतलब ये खूबसूरत और एलिगेंट लड़की उसकी खुद की बायोलॉजिकल बहन है। वह चिल्लाकर बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे अश्विन और बड़े भाई ने बताया था कि माया की आंखों का रंग सुनहरा है पर इसका काला है। ऋषभ बोलता है, स्टूपिड, दुनिया में लेंसेस नाम की भी चीज होती है। रेयांश सदमे में पास पड़ी चेयर पर गिर जाता है। वही ऋषभ जो कि गुस्से से उसे देख रहा था, वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वह जब रुद्र के कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि रुद्र बहुत जोर से रोए जा रहा है और सामान भी इधर उधर फेंक रहा है। वह बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। वही ऋषभ का असिस्टेंट उसे शांत करने की और रोकने की कोशिश कर रहा है। ऋषभ अपने असिस्टेंट को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, यह इतना रो क्यों रहा है? ऋषभ का असिस्टेंट हकलाते हुए बोलता है, सर, हमने कुछ नहीं कहा। जैसे ही यह होश में आए, इन्होंने अपने नोटपैड पर मायामय के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। मैं उस टाइम पर बालकनी से अंदर ही आ रहा था जब मैंने मायामय को विला से बाहर जाते हुए देखा, इसलिए मैंने इन्हें बोल दिया कि वह जा चुकी है। बस तब से ही यह इस तरह से रोए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सामान तोड़ रहे हैं, और मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। ऋषभ का असिस्टेंट ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी सेकंड रो देगा। वही ऋषभ जो अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानता था, उसे यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसका ये छोटा शैतान इतना उत्पात क्यों मचा रहा है। वह अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने जब ऋषभ को अपनी तरफ आते देखा तो वह और जोर से दहाड़े मार कर रोने लगा और आसपास जो भी सामान मिलता बेधड़क ऋषभ पर फेंक देता। उसके आंखों में ऋषभ के लिए भरपूर गुस्सा दिख रहा था। वही ऋषभ रुद्र के हार वार से बचते हुए कामली उसकी तरफ बढ़ रहा था। 93 माया घर गई है। असिस्टेंट ने डरते हुए रुद्र के बारे में धीरे आवाज में ऋषभ को बताया था, जिस वजह से रुद्र ने वह बात नहीं सुनी जो ऋषभ को उसके असिस्टेंट ने बताई। ऋषभ रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। वही रुद्र ऋषभ को गुस्से से घूरते हुए उस पर बहुत सारा सामान फेंका जा रहा था। वही ऋषभ तो ऐसे चल रहा था जैसे यह उसके रोज का रूटीन हो। कहीं ना कहीं ये सच भी था। ऋषभ आराम से रुद्र के पास पहुंच जाता है। वही रुद्र जिसके पास भागने की जगह नहीं थी, वह साइड से निकलकर भागने की कोशिश करता है। वही ऋषभ बिना किसी ज्यादा एफर्ट के रुद्र को उसके कंधे से उठा लेता है और पास में रखे सोफे पर खड़ा कर देता है। रुद्र अभी भी रोए जा रहा था और वह अपने हाथों और पैरों से ऋषभ को मार रहा था और उससे छुटने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ उसको एकदम से गले लगाता है और बोलता है, शहर शांत हो जाओ। उसके कहने का वही मतलब था जो उसने कहा। वह बस अपने घर चली गई है। वह तुम्हारी बड़ी दादी की तरह भगवान के पास नहीं गई है। वही वहां खड़े असिस्टेंट को तो ऐसा लगा कि जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तो ये छोटा शैतान इसलिए तबाही मचा रहा था कि उसे लगा कि माया मर गई है। मतलब उसने मेरी सीधी बात की वह जा चुकी है का ये मतलब निकाला था। ऋषभ का इतना बोलना था कि रुद्र ऐसे शांत हो गया जैसे कि एक सुनामी आए और कुछ पल में चली गई। उसके हाथ पैर अटेंशन की सिचुएशन में आ गए और रोना पूरी तरह से बंद हो गया। ऋषभ ने उसे बेड पर बैठाया। रुद्र ने अपना बिना एक्सप्रेशन की फेस के साथ अपना टैब उठाया और उस पर लिखा, क्या वह सच में घर चली गई है? उसके सर पर चोट आई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह गया था और उस गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट भी हुआ था, आपके उन बेवकूफ गार्डों की वजह से। ऋषभ ने वो पढ़ा तो उसे भी अपने गार्ड्स पर गुस्सा आने लगा। अगर वह बेवकूफ लोग मुंह से बात करते और कम संख्या में जाते और अपने हाथों में इतनी सारी गन्स नहीं रखते तो न ही उसकी मॉन्स्टर डरती और न ही उनसे बचने के चक्कर में उसे चोट लगती। ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, वह घर चली गई। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। रुद्र जो कि बिना भाव के साथ ऋषभ से दूर बैठा हुआ था, वह एकदम से चमकती आंखों से ऋषभ को देखते हुए उसके पास पहुंच गया और अपने ही हाथ को आगे कर दिया जैसे कि कह रहा हो मुझे उठाओ। उसका मतलब समझकर ऋषभ ने उसे उठा लिया। वह अपना हाथ आगे कर देता है जैसे बोल रहा हो वह चिट्ठी। ऋषभ ने कहा, पहले मुझे एक किस दो। रुद्र ऋषभ के गालों पर एक किस दे देता है। वही उनके इतने प्यारे पल देखकर वहां खड़े दूसरे लोगों को दिल का दौरा पड़ने वाला था। इन बाप बेटे की जोड़ी को उन्होंने कभी भी इतना लवी दवी होते किसी ने नहीं देखा था। ऋषभ बोलता है, अभी मुझे पापा बोलो। रुद्र अपने पैड पर पापा लिखकर आगे कर देता है।
ऋषभ बोलता है, लिख कर नहीं मुंह से बोलो। उसकी इस बात पर रुद्र ने अपना मुंह गुस्से से लाल कर लिया। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, और वह चिट्ठी रुद्र के आगे रख दी। रुद्र वह चिट्ठी लेने के बाद ऋषभ से छूटकर दूर खड़ा हो गया। आखिर उसे जो चाहिए था वह उसे मिल गया था, उसे ऋषभ से अब कोई मतलब नहीं था। रुद्र ने चिट्ठी को पढ़ा और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने उस चिट्ठी को संभाल कर अपने पास रख लिया, जैसे वह उसका खजाना हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज पहली बार ऋषभ और उसके असिस्टेंट ने रुद्र के चेहरे पर इतनी खूबसूरत मुस्कान देखी थी, जिस वजह से वह लोग चौंक गए थे। रुद्र वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट बोलता है, सर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जो लिटिल मास्टर ऐसे चले गए। ऋषभ असिस्टेंट को अपना मोबाइल देता है जिसमें उस चिट्ठी की पिक्चर थी। असिस्टेंट क्यूरोसिटी से देखता है कि आखिर माया ने ऐसा भी क्या लिखा है। उसमें लिखा था, आपके साथ जो हमने समय बिताया वो बहुत खूबसूरत था, आपकी तरह। अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। बाय क्यूटी। वो आई नी। असिस्टेंट सोचता है बस इतने शब्द में ये छोटा शैतान काबू में आ गया, नेक्स्ट टाइम में भी ऐसा करगा। तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज आती है, वो आई नी का क्या मतलब होता है। असिस्टेंट बोलता है, आई लव यू बॉस। तभी उस असिस्टेंट को ठंड महसूस होने लगती है। वह पलट कर देखता है तो उस बॉस जानलेवा नजरों से उसे देख रहा था। उसे अचानक याद आता है उसने क्या कहा, तो वह खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, बॉस गलत मत समझिए, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मतलब करता हूं पर ऐसे बॉस रिस्पेक्ट वाला, मेरा आपको लेकर गलत इरादा नहीं है। मैं आपको बड़े भाई की तरह प्यार करता हूं। मेरे कहने का मतलब था कि सिंगापुरी भाषा में वो आईनी का मतलब आई लव यू है। ये सब बोलते हुए वो लगभग रोने ही वाला था, पर उसकी बात खत्म होते ही वातावरण में दबाव खत्म हो गया और बिना असिस्टेंट को कुछ बोले वो वहां से निकल गया। वही असिस्टेंट जिसे उस बड़ी रूम में भी पसीना आ रहा था, वह अपना रुमाल निकलता है और अपना पसीना साफ करता है। 94 सिया को पता चला माया का सच। माया जैसे ही ऋषभ के विला से बाहर आई, वैसे ही उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस कार आकर रुक गई। माया पूरे रौब के साथ उसके अंदर बैठ गई और वह सामने बैठे ड्राइवर से बोली, मूनलाइट कैफे। सामने बैठा ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और उस कार को आगे लेकर चला जाता है। जब माया ऋषभ के विला में ऋषभ और रियांश की लड़ाई से बोर हो गई थी, तो उसने पहले ही अपनी घड़ी से अपने लोगों को मैसेज कर दिया था कि वह लोग गाड़ी लेकर उसकी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाए। जैसे माया ऋषभ की विला से बाहर निकली, थोड़ी ही दूर खड़ी माया की कार, जो कि माया के मैसेज करते ही 5 मिनट में आ गई थी, तुरंत माया के सामने आ गई और माया वहां से चली गई। वही ऋषभ के गार्ड तो ये देखकर हैरान रह गए कि पहले तो यह कोई कार नहीं थी, अचानक इस लड़की के बाहर आते ही कहां से आ गई। आधा घंटा बाद माया एक रेस्टोरेंट में बैठी कॉफी पी रही थी। वही उसके सामने बैठी लड़की चैटर बॉक्स की तरह माया से बातें किए जा रही थी और माया शांति से उसकी बातें सुनते हुए कॉफी के सिप ले रही थी। वह लड़की, बहुत जल्दी टाइम मिल गया। तुम मुझसे मिलने का इतना भी जल्दी क्यों आना था? 5-10 महीने बाद मुझसे मिलने आना था ना? अरे नहीं, वह भी माया मैडम के लिए काम है। 5-10 साल बाद या जन्म के बाद मिलती तो भी चल जाता। माया बोलती है, क्या मेरी बात सुन गई? सामने वाली लड़की बोलती है, क्या बात सुनेगी तुम्हारी, तुम ही मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। मुझे मशीन बनाकर रखा हुआ है। क्या एक बार भी जानने की कोशिश की कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ? मैं वापस लौट कर आई भी कि नहीं? माया एक हल्की स्माइल के साथ बोलती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारे होते हुए कंपनी में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात, क्या मैंने तुझे पहले नहीं कहा था कि अपने लिए असिस्टेंट हायर कर लो? तुझे ही पूरा काम करना रहता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैंने पहले ही कहा है जहां बात पढ़ाई की आती है, जस्ट सेंड मी ए मैसेज और मैं तुरंत ही तुम्हारे काम को हैंडल करने दूसरे लोगों को भेजूंगी। और हमारी कंपनी में सारे लोग जो हायर पोस्ट पर है वो टेस्टेड है, और वह हमें चिट नहीं करेंगे। अगर चिट करेंगे तो उनका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि इनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। ये बात वह लोग अच्छे से जानते हैं। सामने बैठी लड़की जो माया को गुस्से से देख रही थी, वह बोलती है, देखो माया, बॉस होगी तुम ऑफिस में, ठीक है, इस रेस्टोरेंट के बाहर भी तुम मेरी बॉस हो माना, लेकिन 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 तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये सही नहीं है। ऐसा बोल वह लड़की मुंह फुला लेती है। माया एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, सिया तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि हम दोनों लेस्बियन हो और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। सिया बिना सोचे समझे तुनक कर जल्दी से बोलती है, तो क्या हुआ, फ्रेंड गर्लफ्रेंड से कम थोड़ी ना होती है। ये बात सुनकर माया सिया को टेढ़ी मुस्कान देती है और सिया को सर से पर तक स्कैन करनी होती है। माया की ऐसी नजरों को खुद पर महसूस कर सिया अपने दोनों हाथों को अपनी सीने पर क्रॉस कर बोलते हैं, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर उस तरह नहीं।
मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह पसंद करती हूँ। अब तक माया जो सिया के मजे ले रही थी, वह ठहाके मार के हंस पड़ती है। उसको हंसना देख सिया का मुंह बन जाता है। सिया समझ जाती है कि उसका पोपट बन गया है। सिया सारी बातों को घुमाकर माया से बोलते हैं, माया जोक्स खत्म, कंपनी फिलहाल अच्छे सिचुएशन में चल रही है, अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करने रही है। नेक्स्ट मंथ एक दुबई और दूसरी सिंगापुर में क्लाइंट मीटिंग है और उसकी टेंशन तुम ना भी करो तो भी चलता है। पर मित्तल परिवार के बारे में क्या? तुम्हारी रियल फैमिली कैसी है? क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा बहाव करते हैं? क्या वह सच में बहुत गरीब है? दैट्स ओके क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। पर मैंने सुना है कि तुम्हारी एक सौतेली माँ भी है। क्या वह मित्तल परिवार की तरह तुम्हें परेशान करती है? परिवार के बाकी लोग कैसे हैं, लाइक तुम्हारे 4 बड़े भाई और एक सौतेला भाई? सिया एक सांस में सारे सवाल पूछे जा रही थी। भले ही उसने सवालों की शुरुआत अपने आप का पोपट बनने से बचने के लिए की थी, पर उसे सचमुच माया की चिंता थी। उसे पता था कि मित्तल परिवार इसके साथ कैसा व्यवहार करता था, जिसे सोचकर ही उसके दिल में तीस सी उठती थी। माया उसके सवालों को सुनकर बोलती है, चुप हो जा मेरी माँ, कोई मुझे परेशान नहीं करता, वहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं और वह कोई गरीब फैमिली नहीं बल्कि एशिया की सबसे रिच फैमिली है। सिया बोलती है, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू राजस्थान के राणा सकी राजकुमारी हो। ये बात सिया ने मजाक में कही थी, पर जब वह माया के चेहरे के एक्सप्रेशन दिखती है तो उसे कुछ समझता है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू राजस्थान के राणा सकी राजकुमारी हो। माया हाँ में सर हिला देती है। सिया जोर से चिल्लाती है, क्या? माया बोलती है, धीरे बोल, सब हमें देख रहे हैं। सिया आजू बाजू देखती है, भले ही उनकी टेबल सबसे दूर थी कि कोई उनकी बातें न सुन सके, पर उसके चिल्लाने से सब लोग वहीं देख रहे थे। सिया उन लोगों की तरफ एक ऑकवर्ड स्माइल देती है और वापस से बिल्कुल फुसफुसा कर जैसे वह किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रही हो माया से बोलती है, 95 सिया की पास्ट लाइफ। सिया बिल्कुल धीरे से बोलती है, मतलब तू राजस्थान की खोई हुई राजकुमारी है? माया हाँ में सर हिला देती है, मतलब एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून द विक्रम राणा की खोई हुई बेटी प्रिंसेस माया राणा। माया फिर से हाँ में सर हिला देती है। सिया पहले अपने मुंह पर हाथ रखकर इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे उसे ही प्रिंसेस का खिताब दे दिया गया हो। वह खड़ी होकर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए इधर उधर घूमती है, फिर माया के बिल्कुल पास बैठकर सिया बोलती है, अब तू क्या मुहूर्त का इंतजार कर रही है? मुझे डिटेल्स में बता कि ये कैसे हुआ, आखिर तू राजस्थान की प्रिंसेस कैसे बनी और तेरी फैमिली कैसी है? माया सिया को अजीब लुक देकर बोलती है, मैं जन्मजात राजकुमारी हूँ, बस पता अब चल रहा है। सिया का मुंह बन जाता है। माया एक गहरी सांस लेकर सिया को सब बताना चालू करती है। विक्रम जी, रेहान, अश्विन, आदित्य और दमयंती जी सबके बारे में डिटेल्स से बताती है और सिया वहीं पर रखे फ्रेंच फ्राइज को मुंह में भरते हुए माया की सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी, जैसे कि वह कोई मूवी मसाला देख रही हो। पूरी बातें खत्म होने के बाद माया बोलती है, दैट्स इट। सिया बोलती है, दैट्स इट नहीं, दैट्स टू मच। यार तेरी किस्मत कितनी अच्छी और फिल्मी है यार, टॉर्चर करता परिवार को छोड़कर। सोच, पहल तो भगवान ने तुझे इतना इंटेलिजेंट बनाया कि तू सिर्फ 2 से 3 साल में द ग्लैम जैसी कंपनी खड़ी कर दी। उतने में भी उनका मन नहीं भरा जो उन्होंने तुझे दी रानस की प्रिंसेस बना दिया। यार मुझे तुझसे बड़ी जलन हो रही है, काश मुझे मौका मिले तो मैं सीरियल की वाम्प की तरह तुझे घर से बाहर निकालकर खुद रानास की राजकुमारी बन जाए। तुझे तो पता है ना, मुझे वो सभ्य संस्कारी हीरोइन से हॉट और ग्लैम वैम्प ही पसंद है। बच के रहना मुझसे स्वीट हॉट। ऐसा बोलकर सिया ने सीरियल की वाम्प की तरह अपने बालों में उंगलियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। पर कोई उसे बताए कि वह अभी किसी वैम्प की तरह काम और एक क्यूट खरगोश की तरह ज्यादा दिख रही थी। वही माया जो उसकी बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पर उसकी बातें सुन पहले मुस्कान आ गई और थोड़ी देर बाद ही उसके आंखों में आंसू आ गए। फ्लैशबैक, माया खून से लथपथ जमीन पर बैठी हुई थी। माहिरा वही पास में एक चेयर पर बैठी थी। माहिरा ने सारे गार्ड्स को कह दिया था कि वह अपने बहन से अकेले में बात करना चाहती है, इसलिए सिद्धार्थ का कोई भी गार्ड वहां पर नहीं थी। वैसे भी उस समय माया बंधी हुई थी और वह माहिरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। माहिरा अपनी सबसे मासूम आवाज में बोली, दीदी क्या आप मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो कि आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी? माया उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। उसने 2 दिनों से पानी नहीं पिया था, ऊपर से सिद्धार्थ के लोगों, विराट, यहाँ तक कि सबके सामने मासूम बनने वाली माहिरा ने भी अकेले में उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिस वजह से उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। माहिरा एक खूबसूरत मुस्कान लिए माया के पास आ जाती है। उसे देख कोई नहीं बता सकता था कि माया की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह माया के पास जाकर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को अपने फेस के पास लाकर गुस्से भरे भाव से बोलती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता?
इतना बोल वह पहले अपनी पकड़ को मजबूत करती है जिससे माया को दर्द होने लगा। उसके बाद उसके बालों को झटके से छोड़कर दूर जाकर फिर से शैतानी मुस्कान से उसे देखकर बोलती है, माय ब्यूटीफुल उफ नोट सो ब्यूटीफुल सिस्टर, तुम्हें मुझे कुछ बड़ा मसालेदार बताना है। क्या तुम सुनना चाहोगी? तुम्हारी वह दोस्त थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, सिया। जाने किस मिट्टी की बनी है, तुमने उसे उतना कुछ सुनाया, उससे दोस्ती तक तोड़ दी। वह पगल लड़की को जब पता चला कि तुम गायब हो तो उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम्हें पता है वह पागल लड़की पुलिस लेकर यहां तक आ पहुंची थी। और तुम्हारे पति सिद्धार्थ ने अपनी पावर का यूज कर उन पुलिस वालों को निकल दिया। पर वह ढीठ लड़की यहां से जा ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ ने पता है क्या किया? माया के चेहरे पर सिया के लिए डर दिख रहा था, वही माहिरा के चेहरे पर क्यूरियोसिटी वाले एक्सप्रेशन थे। माया के चेहरे पर डर देख वह जोर जोर से हंसने लगी किसी पागल की तरह। फिर वह माया की तरफ देखकर बोली, यही डर तो तुम्हारी आंखों में देखना था डी। अरे सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया, बस उसे थोड़ा सा डराया और बेहोश कर उसे उसके घर के आगे फेंक दिया। यह सुन पहले माया ने राहत की सांस ली, पर आगे जो माहिरा ने बताया उसे सुन माया के बिना भाव के चेहरे पर आंसू आ गए। माहिरा बोली, वह ठीक होने के बाद वापस तुम्हें बचाने आ रही थी द ग्लैम के किसी मिस्टीरियस इंसान को लेकर, पर वह उस इंसान से मिल पाती उससे पहले ही मेरे लोगों ने उसे उठा लिया। पूरे 3 दिन तक मेरे लोगों ने उसके साथ बड़े मजे किए और फिर उसे जगह पर छोड़ दिया। मैंने तो उसका वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया था, पर उस लड़की ने सुसाइड करके मेरे मजे पर पानी फेर दिया। और पता है उसके बाद उसके परिवार की इतनी बदनामी हुई कि उसके पूरे परिवार ने जहर खा लिया। माया जो इतनी देर से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वह जोर से बोली, बस करो, बस करो, उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। माहिरा, कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे जुड़े हर इंसान से नफरत है और वह लड़की तुम्हारी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। माया जोर से चीखी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो मासूम थी, वो बहुत मासूम थी। तुम्हें जो करना था मेरे साथ करती। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें एक मासूम की बद्दुआ लगेगी। माया को इतने चीखने में बहुत दर्द हो रहा था। उसे खांसी आए और उसके मुंह से खून आ गया। तभी माया ने कैसे करके अपन एक हाथ खोल लिया और माहिरा जो उसके पास खड़ी थी उसका गला दबाने लगी। लेकिन थोड़ी सी देर में एक सख्त हाथ ने माया का हाथ पकड़कर उसे दूर छटक दिया। माया एक जोर की चीख के साथ नीचे गिर गई। उसे अभी भी खून की खांसी आ रही थी, किससे उसका गला चोक हो गया था। वहीं उसके सामने विराट माहिरा को बाहों में लिए माया को गुस्से से घूर रहा था। माहिरा मासूम बनाते हुए, भाई मैं ठीक हूँ दी, बस थोड़ा सा गुस्सा हो गई, प्लीज उन्हें जाने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो। माहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जिसे विराज नहीं देख पा रहा था। माया जो उन दोनों को देख रही थी उसे अपने हाथों में जोर का दर्द हुआ। दरअसल माया ने जिस हाथ से माहिरा का गला दबाया था उसको एक गाढ़ गर्म सरिये से विराज के इशारा करने पर जला रहा था। प्रेजेंट टाइम। माया यार तू बीच बीच में कहाँ खो जाती है? बोल ना, कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? वैसे भी तू छुई मुई सी है, पर तेरे इस कोल्ड फेस को देखकर कोई भी तुझे मुझसे एक्सचेंज कर देगा ना। बोल बोल, तेरी जगह मैं राजस्थान की प्रिंसेस बन जाऊं या फिर हम दोनों बोल देंगे कि हम ट्विन है। नहीं यार, इसमें तो मैं फंस जाऊंगी क्योंकि तेरे घर वालों को पता होगा ना कि उनकी एक ही बेटी है। या फिर हम बोल देंगे कि जैसे ही मैं पैदा हुई डॉक्टर ने मुझे छुपा लिया, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि हम दो हैं। कुछ बोल ना, बताना कैसा है मेरा आइडिया? माया अपने पास्ट लाइफ की यादों से सिया के बोलने पर वापस आए और अपने सामने बैठी उस अल्हड़ मासूम लड़की को दिखने लगी जो उम्र में तो उससे बड़ी थी पर उसका दिल बच्चों वाला था। रेहान, नो, मुझे सिर्फ एक ही बहन चाहिए, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। सिया, बट मैं अच्छी लड़की हूँ। रेहान सिया के एक हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब कर बोला, नो मीन्स नो। उसके करीब सिया के गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए और हॉट बीट बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट। माया खसते हुए, उम्हू सिया बेबी, क्या आप मेरी सिया भाभी बनना पसंद करोगी? अगर आप अभी प्रिंसेस बन गई तो ये किसी गरीब से आपकी शादी कर भागा देंगे जैसे मेरे लिए बुढ़ा ढूंढा है। ऋषभ, लव। माया, तुम्हारा इस सीन में काम नहीं है। ऋषभ गायब। वही रेहान अपनी बहन को खुशी से देख रहा था, आखिर उसकी बहन उसके लिए भाभी ढूंढ रही है। सिया, नहीं नहीं, मुझे गरीब बुढ़ा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अपनी नंद बनाने को तैयार हूँ। फिर मैंने राजस्थान की रानी बन जाना है। लेखक, कहानी की राइटर में हूं या तुम लोग जल्दी से गायब हो जाओ, जब मैं बोलूंगी तब तुम्हारी शादी होगी, समझे? सारे लोग एक साथ, समझ गए? सिया, पर मुझे गरीब और बुढ़ा मत देना। 96 आदि का स्कूल। एक बड़ा स्कूल जिसमें 5वीं से 12 तक के बच्चे और बैचलर डिग्री के बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल का माहौल देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों के घर के ही बच्चे पढ़ते हैं। बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ था, उसके चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई थी। हर एक बिल्डिंग में अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए थी।
साथ ही वहां पूरी सुख सुविधाएं थी। किसी एरिया में छोटे बच्चे खेल रहे थे तो कहीं पर 12 से 16 साल के बच्चे बैठकर बुक से पढ़ाई कर रहे थे, तो साथ में कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ पार्क बनाया गया था, एक तरफ प्लेग्राउंड में बच्चों के गेम खेलने का पूरा इंतजाम किया गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर छुट्टी के लिए बेल बजती है, जिसके साथ ही एक बिल्डिंग सारे बच्चे अपने क्लास से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों की मामा पापा या फिर बड़े भाई बहन उन्हें लेने के लिए आया थे, तो कुछ लोगों के लिए उनके घर के ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़े हुए थे। उन बच्चों की गाड़ी भी बड़ी लग्जरियस थी। वहीं पर किसी एक क्लास से आदित्य अपने फेस को लटकाए हुए बाहर निकलता है। आदि की क्लास का एक बच्चा जो कि आदित्य से कुछ ज्यादा ही जलता था, वह आदित्य की पीछे से उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोलता है, और आदि सुनने में आया है तेरी बड़ी बहन घर आई है, लेकिन आज तक हम में से किसी ने उसे नहीं देखा, क्या हुआ, क्या वह कोई मिस्टर इंडिया है? उस लड़के ने आदित्य को जोर से धक्का नहीं दिया था, क्योंकि उसे भी पता था आदित्य राणा फैमिली से आता है और आदित्य कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो कि अपने घर पर किसी की शिकायत करे। पर वहां पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिस वजह से आदित्य के साथ अगर कुछ भी होता उसके बारे में उसके परिवार को पहले ही पता चल जाता। इसलिए यह बच्चे सिर्फ आदित्य को परेशान किया करते थे, लेकिन उसे फिजिकल हार्म नहीं करते, उसे दुखी करने की कोशिश किया करते थे। आदित्य को उनकी बात बुरी तो लगती है, लेकिन वह उसने इग्नोर करके आगे चल जाता है। उसे भी पता था कि उसकी बहन बहुत बिजी रहती है, लेकिन वह भी और बच्चों की तरह चाहता था कि उसकी भाई बहन उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जैसे कि उसके बाकी दोस्तों के बड़े भाई बहन उनके साथ करते थे। रेहान और उसके बाकी बड़े भाई अक्सर बाहर ही रहते थे, जिस वजह से वह कभी भी आदि के पास नहीं आ पाते थे। पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह आदित्य से प्यार नहीं करते। दूसरा लड़का भी आदित्य को चढ़ाते हुए बोलता है, क्या बात कर रहे हो उदित, वह उसकी सगी बहन थोड़ी ना है, वह तो सौतेले भाई बहन है, वो भला क्यों आएगी? ऐसा बोल वह सारे दोस्त आपस में हंसने लगे। आदि, जिसे हल्का सा गुस्सा आ गया था, वह पलट के बोलता है, वह मेरे सौतेले भाई बहन नहीं है, वह मेरे भाई बहन है। भाई बहन में अपना सौतेला नहीं होता, और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बाकी भाई भी बहुत प्यार करते हैं। वह लड़के जो कि आदित्य को गुस्से में देखकर चुप हो गए थे, एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। उदित आगे आते हुए बोला, देखो आदि, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। सौतेली सौतेली होते हैं और सगे सगे होती है। अगर तुम्हारा बहन और भाई तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो कभी वह हमारे भाई बहनों की तरह तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? मुझे लेने के लिए देखो, सामने मेरी बहन आ गई है। आदि और उदित के दोस्त सामने देखते हैं, जहां पर एक लड़की घुटने से कुछ ऊपर तक वाली जीन्स की डेनिम शॉर्ट पहन के खड़ी थी। साथ में उसने 2 स्ट्रिप वाला ब्लैक रंग का टॉप पहन के रखा था, जिसमें उसकी हॉट और मेंटेन की बॉडी पूरी तरह से फ्लॉन्ट कर रही थी। उसने अपने बालों को कल करके खुला छोड़ रखा था और वह एक बाइक के पास हेलमेट लेकर खड़ी थी और खुशी से उदित को देखकर हाय बोल रही थी। उसके साथ साथ 2 लड़के बाइक के साथ खड़ी हुई थी, जो कि उदित के दोस्त के भाई बहन थे। उदित के दोस्त के भाई बहन उदित की बड़ी बहन की दोस्त थे, जिस वजह से वह लोग भी आपस में दोस्त। आदित्य, जिसे अभी अपनी बहन माया की याद आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने बिना किसी को देखे हुए पोंछ लिया। वही उदित की बहन, जिसका नाम सुवर्णा था, वो अपने दोस्तों के साथ उदित के पास पहुंच गई। सुवर्णा उदित से बोलती, लेट्स गो किट, हम आज घूमने जा रहे हैं, इसलिए सोचा तुम्हें भी साथ ले ले। उदित खुशी से उछल कर बोला, थैंक यू दी, मेरे लिए आने के लिए। अब हम लोग बहुत सारी फोटोज खींचेंगे और मैं अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। अपने भाई की बात सुनकर सुवर्णा की आंखें सॉफ्ट हो गई। वही आदित्य जैसे तैसे कर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। आखिर ये कुछ नया नहीं था। उदित के दोस्त और उदित उसे रोज परेशान करते थे। सुवर्णा आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, आदि आप हमारे साथ चलना चाहोगे? आदित्य एक नकली मुस्कान के साथ बोलता है, थैंक यू, पर मेरे ड्राइवर और गार्ड्स मुझे लेने आ गए हैं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। सुवर्णा हाँ में सर हिला देती है। वही उदित उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान दे रहा था, आखिर उसे भी समझ रहा था कि उसका प्लान काम कर गया है। आदि भी उसकी मुस्कान का मतलब अच्छे से समझ रहा था। तभी वहां पर जोर का शोर होने लगता है। 2 कस्टम मेड स्पोर्ट्स बाइक, जिनकी कीमत करोड़ों में होगी, आकर आदित्य के डिपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती है। सारे लोग इतनी महंगी बाइक्स को देखकर उनके बारे में ही बातें कर रहे थे, जब उस पर से 2 लड़कियां उतरती हैं। दोनों ने ही अपने हेलमेट्स को निकालकर अपनी बाइक पर हैंग कर दिया। दोनों ने ही ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स के साथ ऊपर ब्लैक कलर की टॉप पहन रखी थी, जिससे उन दोनों की कमर साफ देखी जा सकती थी। उन दोनों ने ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी, पर गर्मी की वजह से दोनों ने ही उससे निकलकर अपने हाथ पर हैंग कर दिया। अब उन दोनों का परफेक्ट फिगर साफ दिख रहा था। न सिर्फ उन अमीर बच्चों के भाई बहन जो उन्हें लेने आए थे, वह उनकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे, बल्कि लगभग सारे स्कूल के 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चे भी उन्हें ही देख रहे थे।
एक 16 साल की लड़की बोली, ओ माय गॉड, वो दोनों कितनी सुंदर है, उन दोनों ने मास्क पहना है, फिर भी कोई भी बता सकता है कि उनके जितनी सुंदर लड़की कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी लड़की बोली, मुझे भी उसके जैसे बनना है। सारी लड़कियां, हमें भी। वही एक लड़का, ओह माय गॉडेस, क्या आप 5-6 साल लेट पैदा नहीं हो सकती थी? अगर ऐसा होता तो मैं आपसे शादी कर लेता। दूसरा लड़का, मुझे तो 5-10 साल बढ़ भी चलेगी। अब मुझे इसी से शादी करनी है। पर पहले पता तो चले ये हुस्न परी है कौन। 97 प्रिंसेस ऑफ राजस्थान। वही उन सब बच्चों के थॉट से अनजान वह लड़कियां आगे बढ़े जा रही थी। उनके बूट्स की खटखट सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ा रही थी। वही आदित्य अपने बैग को कांधे पर लिए धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसे आसपास क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। अगर कोई गौर से देखे तो पता चले कि उसकी आंखें आंसुओं से दबदबाई हुई थी, पर उसके आंसू आंखों से नीचे नहीं बह रहे थे। वही उसके पीछे उदित अपनी बहन, अपने दोस्त और अपने दोस्तों के भाइयों के साथ आ रहा था। वह लोग आदित्य को और सुनने के लिए क्यूट भाई बहनों की एक्टिंग करते हुए आ रहे थे। वही सामने से वह दोनों लड़कियां भी आ रही थी। जैसे ही उनकी नजर आदित्य पर पड़ी, उनमें से एक लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई, जो कि उसके चेहरे पर का मास्क के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वही जब उदित, उसके दोस्तों और उसके दोस्तों के भाइयों ने सामने से आ रही लड़की को देखा तो वह देखते ही रह गए उदित के दिल में, और वहां पर मौजूद लगभग सारे लड़कों के दिल में अभी एक ही गाना बज रहा था, हाँ देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। और उन लोगों को सचमुच में अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में गिटार बजती हुई सुनाई दे रही थी। आदित्य जैसे थोड़ा आगे आया, उसकी नजर सामने खड़ी लड़कियों की वाले बूट्स पर चले गए। उसने नजर उठाकर सामने देखा, एक मास्क लगाए लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी, जिसकी आंखें सुनहरे कलर की थी। वही उसके सुनहरे बाल सूरज की धूप में सोने की तरह चमक रही थी। जैसे ही आदित्य ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, वो तुरंत पहचान गया कि यह कौन है। वही जैसे ही माया ने अपने भाई की आंखों में आंसू देखे, माया के चेहरे की मुस्कान बदल गई और उसकी जगह गुस्से वाले भाव ने ले ली। आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो उसके भाई को रुलाए? जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, माया ही थी। वही पीछे से उदित के दोस्त का एक भाई, जिसका नाम मीत था, वह आगे आकर माया की तरफ हाथ करके स्टाइल से बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरा नाम मीत कुशवाहा है। कुशवाहा इंटरप्राइजेज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वैसे आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर किस मिलने आई है? या फिर आपका यहाँ न्यू एडमिशन है? माया सिर्फ 18 साल की थी, पर उसके फीचर्स इतने यंग थे कि कभी कभी लोग उसे 16 साल की लड़की समझ लेते थे। वह हॉट के साथ साथ क्यूट भी दिखती थी, जिस वजह से उस स्कूल के ज्यादातर लोगों को वह न्यू एडमिशन लग रही थी, जो अपनी पैसे और पावर का यूज कर बाइक लेकर स्कूल आई है। बहुत सारे लोगों ने उसे प्रपोज करने की प्लानिंग भी कर ली थी। वी माया ने मिट की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वैसे भी यहाँ उसको अपने भाई के अलावा और किसी से लेना देना नहीं था। वही आदित्य ने जैसे अपनी बहन को पहचान लिया, उसकी आंखों में भरे हुए आंसू ने अपने दायरों को तोड़ दिया और नीचे गिर गए। माया ने जैसे ही देखा, उसने एक हाथ को हल्का सा आदि की तरफ बढ़ा दिया, जिसे आदि के अलावा किसी ने नहीं देखा। आदित्य उसकी इशारे को समझकर माया के गले लग गया। आदित्य के दोनों हाथ माया की कमर से लिपटी हुई थी। उसका सर माया के कंधे पर था। उसने अपने चेहरे को माया की गर्दन में छुपा लिया था, जिस वजह से कोई भी उसकी आंखों की आंसू नहीं देख पा रहा था। उसके गर्म आंसू माया की गर्दन से नीचे बह रहे थे, जिन्हें माया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वहीं पर मीट और उदित दोनों को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उदित आगे जाकर बोलता है, आदित्य ये क्या बदतमीजी है? आदि, तुम ऐसे किसी भी लड़की के गले कैसे लग सकते हो? माना कि तुम रानास के बेटे हो, पर ऐसे तुम किसी लड़की को बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते। उसकी बात सुन माया गुस्से से उदित को देखने लगती है। वही मीत भी आगे जाकर माया से बोलता है, मिस माफ कीजिए, आदि अभी भी बच्चा ही है, इसलिए वह लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता। मैं उसकी घरवालों से कहकर एक अच्छा लेसन सिखाने को बोलूंगा। अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो इसे मैं अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वह आदित्य को माया से दूर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ता है, माया अपनी एक हाथ से उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। माया को समझ में आ गया था कि इन लोगों ने शायद जरूर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आदित्य इस तरह से रो रहा है। माया ने एक हाथ से आदित्य की सर को सहलाना शुरू कर दिया, वही दूसरे हाथ में जिस उसने मित का हाथ पकड़ रखा था, उस पर अपनी पकड़ कश्ती ही जा रही थी, जिससे मित के हाथों में दर्द होने लगा था। जब माया को लगा कि वह लगभग उसका हाथ तोड़ देगी, उसने एक झटके से मीत को उससे दूर कर दिया। मिट अब गुस्से से माया को देख रहा था और बोला, मैं यहाँ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा बहाव कैसे कर सकते हैं? वही स्कूल के बाकी लोग भी हैरान थे कि किसी लड़की ने आदि को गले लगाया है, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की ने। आदि को तो उसकी फैमिली से आज तक कोई लेने नहीं आया, उसके पेरेंट्स भी नहीं, तो ये लड़की कौन है? माया अपनी सबसे ठंडी आवाज में बोलती है, मेरे भाई को सबक सिखाने का हक आपको किसने दिया?
मेरा भाई सबसे ज्यादा मासूम है। आइंदा से अगर यहाँ पर किसी ने भी मतलब किसी में भी मेरे भाई को परेशान करने की कोशिश की तो मैं प्रिंसेस ऑफ राजस्थान उसे छोड़ूंगी नहीं, समझ गए। माया की ये बात सब पर बॉम्ब की तरह गिरी। आखिर किसी ने नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़ी ये खूबसूरत बला मिस्टीरियस प्रिंसेस मिस राणा होगी। रानस ने पहले ही सारे जगह ऐलान कर दिया था कि प्रिंसेस वापस आ गई है और उनके राजस्थानी रूल्स की वजह से सबको पता था एक बार कोई प्रिंस से पंगे ले सकते हैं पार अगर किसी ने प्रिंसेस को कुछ किया तो उनकी खैर नहीं। 98 सिया की जिद। आदित्य जो तब से माया के कंधे पर सर रखकर रो रहा था उसने खुद को अब तक संभाल लिया था। उसने माया से अलग होते हुए कहा, दी मैं ठीक हूं। माया ने जैसे ही आदित्य को देखा वह देखते ही रह गई। आदित्य की आंखें रोने की वजह से लाल हो रखी थी। उसके गाल जो थोड़े से चबी थी वह हल्के गुलाबी हो गए थे। ऊपर से अपनी बहन के गले लगने के कारण उनका कलर हल्का लाल भी दिख रहा था। अभी आदित्य एक सुपर डुपर क्यूट उस बच्चों की तरह लग रहा था जो कि खो गया था, लेकिन उसे उसकी माँ बाप मिल गए हो। माया उसकी आंखों में चमक साफ देख सकते थे। माया ने जब देखा कि उसका भाई अब रो नहीं रहा है तो उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, चलो, और उसका हाथ पकड़ ले जाने लगी। आदित्य एक क्यूट पप्पी की तरह अपनी चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए माया के पीछे पीछे चलने लगा। दूर से कोई भी आदित्य की शक्ल नहीं देख पा रहा था और माया के मीट का हाथ मरोड़ने के कारण किसी के भी हिम्मत उसके पास आने की नहीं कर रही थी। वही उदित, मीट और उनके दोस्त माया के इस बोल्ड एक्शन से हैरान थे। माया अपनी बाइक के पास पहुंची और उसने बाइक से लगे हुए एक छोटे से बैग से एक वेट वाइप निकाला और आदित्य के चेहरे को चीन से पकड़कर प्यार से उसके चेहरे को साफ करने लगी। आदित्य के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसको समझ आ रहा था कि उसकी बहन नहीं चाहती कि कोई भी उसके भाई को इस तरह रोते हुए देखे। माया आदित्य की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम मुझे अपने कॉलेज की कैंटीन भी नहीं दिखाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे तो माया सिया के साथ ऑलरेडी सैंडविच खाकर आई थी, लेकिन आदित्य को रोता हुआ देखकर वह अभी कुछ टाइम उसके साथ और रुकना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर किसने उसके भाई को रुलाने की हिम्मत की है ताकि वह द मोमेंट उसे सबक सिखा सके। आदित्य जो कि आज बहुत ज्यादा खुश था वह माया को दोनों कंधे से पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा। सारे लोग उन दोनों भाई बहन के इस क्यूट मोमेंट से हैरान थे। स्कूल के सारे टन एज भले ही माया के डर से उनके पास नहीं जा रहे थे, बट इतनी खूबसूरत लड़की उन्हें अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने पहली बार देखी थी। वह ये मौका खोना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो उन दोनों की छुप छुप कर फोटोज भी ले रहे थे। वही जब माया और आदित्य आगे जा रहे थे तो उन्हें एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ओए, मुझे तो भूल ही गए, मैं भी हूं यहाँ पर। क्या तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? कब से देख रही हूं तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब जाकर आदित्य का ध्यान माया के साथ आई लड़की पर गई। ये लड़की कोई और नहीं सिया थी जो कि माया के साथ आई थी आदित्य से मिलने के लिए। फ्लैशबैक। सिया माया को उसके परिवार के बारे में बोल बोल कर पकाए जा रही थी। माया बोलती है, बस कर, मैं सच में तेरी बातें सुनकर बोर हो रही हूँ। सिया जो माया की बात सुनकर 2 मिनट उसकी शक्ल देखी है उसके बाद बोलता है, तू बोर हो रही है तो होती रह, मैं तो बोलूंगी। किसने बोला था मुझे इतने दिन इग्नोर करने के लिए? और यार तेरी माँ दमयंती जी, यार माँ नहीं है, वह परी है, परी, मुझे भी वह चाहिए। मैं भी अमेजोन से एक ऑर्डर करूंगी। माया ने उसकी बातें सुनकर सर पीट दिया। सिया माया के हाथ को पकड़ते हुए, और मैंने सुना है तेरा एक छोटा भाई भी है। माया ने हाँ में सर हिला दिया। क्या मैं तेरे छोटे भाई से मिल सकती हूँ? यार तुझे तो पता है ना मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। मेरा भी मन करता है कि मेरा भी कोई छोटा भाई हो जिसको मैं प्यार कर सकूं। माया बोलती है, ठीक है, कल मिलेंगे। सिया जिद पर अड़ गई, नहीं, मुझे अभी मिलना है, अभी इसी वक्त। तेरा भरोसा नहीं, तू कब मिले? एक ही सिटी में लगभग आधे महीने बाद मिले हैं। कल तेरे भाई सॉरी हमारी छोटे भाई मिलने के लिए पहले तुझे ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर तू मुझे उससे मिलाएगी। कल नहीं, आज 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 आज। माया स्पीचलेस थी। माया जानती थी कि अब जब सिया के मन में आदित्य से मिलने की इच्छा है तो जब तक वह उसे मिला नहीं देती तब तक वह उसे इसी तरह से पकाती रहेगी। और माया को भी अपनी खबरों से ऐसा पता चला था कि आदित्य को स्कूल में कोई परेशान करता है। आज उसके पास थोड़ा सा समय था तो उसने सोचा कि क्यों ना आदित्य की स्कूल भी जाया जाए। उसने दमयंती जी को कॉल किया और बोला, माँ, क्या मैं आज आदित्य को स्कूल लेने जा सकती हूँ? दमयंती जी ने खुश होते हुए बोली, बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारा ही भाई है, जब मन करे तब जाओ। माया दमयंती जी से कुछ और बात कहते हैं और वहां से सिया को लेकर चली जाती है। वह लोग आज मिलने के लिए बाइक से आए थे तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वह उसी से स्कूल की तरफ निकल पड़े। सिया और उसने उसी बाइक से पूरे टशन के साथ आदित्य के स्कूल में एंट्री की। फ्लैशबैक खत्म। माया सिया को आदित्य से मिलवाते हुए बोलती है, आदित्य यह है तुम्हारी सिया दीदी, यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम इसे भी मेरी तरह ही मान सकते हो। और सिया ये है मेरा छोटा भाई आदित्य।
आदित्य सिया को हाई करता है, वही सिया तो 2 कदम आगे जाकर आदित्य को गले से ही लगा लेती है। उसे आदित्य बहुत ज्यादा ही क्यूट लगा था। वही आदित्य जो कि माया के गले लगाने से लाल हो रखा था। सिया के गले लगाते उसके गाल बिल्कुल पके टमाटर की तरह हो गए थे कि अगर कोई उन्हें पिंच ही कर दे तो खून निकल आए। उसको इतना शर्माता देखकर सिया को हंसी आ गई। वह लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते कैंटीन चले गए और वहां पर एक खाली कोने में बैठकर सैंडविच खाने लगे। माया ने अपने लिए सिर्फ एक कॉफी मंगाई थी। वही सिया तो हमारी भुक्कड़ रानी है, उसे तो बाहर रेस्टोरेंट में इतना ठोसने के बाद भी उसके पेट में जगह बची हुई थी। वही आदित्य के चेहरे की स्माइल तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने बहुत सारी सेल्फीज माया के साथ ली जिसमें माया के चेहरे पर मास्क था, और सिया के साथ भी। उसने अपने सोशल मीडिया पर और फैमिली ग्रुप में भी उन फोटोज को डाला। हैशटैग टैग माई सिस्टर इन माई स्कूल, हैशटैग टैग लंच विद माई ब्यूटिफुल सिस्टर, हैशटैग टैग सिस्टर गिव मी अ सरप्राइज। वही उसने कुछ फोटोज ब्रदर ग्रुप में भी डाली जिसमें अभी सिर्फ वह, रेहान और अश्विन था, और वह लोग अपनी बहन से रिलेटेड चीजें डालकर एक दूसरे को जलाते थे। चुका बाकी भाई अभी माया से नहीं मिले थे तो वह उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया था। 99 वार्न उदित। रेहान का मैसेज आता है, क्या तुमने माया को कॉलेज बुलाया है? हमारी बहन को परेशान करने की कोशिश मत करो एल, वह बहुत ज्यादा बिजी रहती है और उससे ज्यादा चिपकना मत एल, उसे लोगों से चिपकना पसंद नहीं, अपने भाइयों से भी नहीं। रेहान की बातों में जलन साफ दिखाई दे रही थी, जिसे आदि ने भी महसूस किया था, पर उसे बुरा नहीं लग रहा था बल्कि खुशी भारी सेटिस्फैक्शन हो रही थी। उनका भाई जो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता आज उससे जल रहा है। अश्विन का मैसेज आता है, यार अगर तुमने माया को बुलाया ही था तो मुझे क्यों भूल गए, मैं भी आ जाता। आखिर मैं भी तुम्हारे भाई ही हूँ, मेरे लिए वेट करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे स्कूल में पहुंचता हूँ। अश्विन जो कि आदित्य की बार बार बुलाने के बाद भी कभी इसके स्कूल नहीं आ रहा था, वह आज पहली बार सिर्फ माया की वजह से स्कूल आने को तैयार हो रहा था। अचानक से आदित्य को एक मस्ती सूची और उसने अश्विन को रिप्लाई किया, भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं बहन के साथ घूमने जा रहा हूँ, शायद हम शाम तक या शायद कल सुबह तक वापस ना आए, तो आप घर चले जाए। इसके बाद आदि अपने मोबाइल को साइड कर देता है। अश्विन रिप्लाई करता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे पास बहुत समय है, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे अपनी लोकेशन शेयर करो। मैंने बोला मुझे अपनी लोकेशन शेयर करो, मुझे अभी के अभी तुम्हारे पास आना है, मुझे भी माया के साथ टाइम स्पेंड करना है। वही इन सब बातों से अनजान माया अपनी कॉफी को पी रही थी। माया अचानक से आदित्य से पूछता है, तुम आज रो क्यों रहे थे? आदित्य माया के इस सवाल से हैरान रह जाता। वही सिया जिसके गाल गिलहरी की तरह फूले हुए थे और उसने अपनी एक हाथ में सैंडविच उठाया हुआ था, वह भी गौर से आदित्य को देखकर बोलती है, तुम रो रहे थे? आदित्य अचानक से हर बढ़ा जाता है। वह अपनी बहन को नहीं बताना चाहता था कि वह आज इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन इतने वक्त में वह अपनी बहन को अच्छे से जानने लगा था। उसने अपना सर नीचे किया और सारी बातें बता दी कि कैसे उदित और उसके दोस्त उसे सौतेले भाई बहन होने का ताना मारते हैं। वही जैसे जैसे आदित्य वह बातें बता रहा था, माया के साथ साथ सिया का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। सिया बोलती है, मतलब हद है यार, तुम्हारे स्कूल के ये लोग तो चुगली चाची से भी ज्यादा खतरनाक है। वही माया सिया की बातों को ध्यान में नहीं रखती, पर आदित्य पूछता है, ये चुगली चाची कौन है? सिया अपनी मुंह में सैंडविच का एक बड़ा सा बाइट भरते हुए बोलती है, अरे मेरे मोहल्ले में न एक पड़ोस की आंटी है, उन्हें चुगली करना पसंद है, इसलिए हम उन्हें चुगली चाची बोलते हैं। अभी कुछ टाइम ही हुआ होगा उन्हें बैठे हुए की। उदित, मीत, सुवर्णा और उनके बाकी दोस्त वहां पर आ गए। माया ने एक नजर उनकी तरह देखा। मित माया के पास आकर बोलता है प्रिंसेस लुक, मेरा इंटेंशन तुम्हें या आदि को परेशान करने का नहीं था, वो बस मुझे गलतफहमी हो गई थी। माया ने मीत को पूरी तरह से इग्नोर किया। वही उदित जिसे माया को देख दिल में घंटियां बज रही थी, वह भी आगे आकर बोलता है, बिल्कुल सही मिस प्रिंसेस, हम तो आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना आदित्य? माया एक आईब्रो रेंज कर पहले उदित को देखती है। वही उसके इतने दिखने भर से उदित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। माया उसको इग्नोर कर आदित्य से बोलती है, बेबी अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे? आदित्य माया के उसे बेबी बोलने से शर्म जाता है, फिर हाँ बोलता है और एक एक कर सबसे मिलान लगाता है। स्वर्णा यंग एज लड़की थी, वही उसे अपने भाई की हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह थोड़ी ही देर में सिया के साथ गप्पे लड़ाने लग गई। वही माया को बातें करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वही आसपास बैठे सारे लड़के माया को ही देख रहे थे। उदित बोलता है, वैसे तो अब हम दोस्त हैं, तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माया बोलती है, मेरे नाम का क्या करोगे, तुम तो आदित्य के दोस्त हो, जैसे वह मुझे दी बोलता है वैसे ही तुम भी मुझे दीदी बोलो। इनके बीच की टेंशन से अनजान स्वर्णा बोली, हाँ हाँ तुम भी उदित की बड़ी बहन हुई और मेरी छोटी। स्वर्णा के टोन में जेनुअली माया के लिए प्यार था, जिस वजह से माया की आंखें सॉफ्ट हो गई। वही उदित हड़बड़ाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको प्रिंसेस ही कहूंगा। ओके प्रिंसेस।
उदित के विचारों से अनजान माया एक वार्निंग भरे टोन में उदित की तरफ देखकर बोली, ये टोटली तुम्हारी चॉइस है, पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आदित्य की खुद की बड़ी बहन हूँ। अगर आदित्य को इस स्कूल में किसी ने भी परेशान किया था, उसके लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं। उदित उसकी वार्निंग को अच्छे से समझ गया था। वह बोलता है, बिल्कुल प्रिंसेस, आज के बाद कभी भी आदित्य को कोई भी परेशान नहीं करेगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। माया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उदित के पास हल्का सा झुककर कहा, अपनी बात पर कायम रहना, क्योंकि मैं अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। उसे परेशान कराने वाले का मैं क्या करूंगी मैं भी नहीं जानती। ये बात माया ने बिल्कुल धीरे से कही, जिसे उदित के अलावा किसी ने नहीं सुना। माया का टोन सुनकर उदित के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, पर उसे माया का ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आया। जहां हल्के डर से उसे पसीना आ रहा था, वही माया के पास आने से उसके गाल जल रहे थे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद माया और सिया आदित्य के साथ वहां से निकल गए। आदित्य अभी माया के पीछे बैठा हुआ था। सिया माया के बाइक से साथ चलते हुए, हे मायू, स्टार्ट द रेस विथ मी। माया आदित्य से पूछती है, हे बेबी, होल्ड मी टाइट और गिरना मत। आदित्य माया को कमर से जोर से पकड़ लेते हैं। उसे भी तेज बाइक पर बैठना पसंद था। जब वह छोटा था तो कभी कभी रेहान उसे साथ ले जाता था, पर रेहान के बड़े होने के बाद वह आज जा रहा था। स्पेशल बात यह थी कि वह अभी अपनी प्यारी बहन के साथ रेस में जा रहा था, जिस वजह से उसके आंखों में चमक आ गई। पर उसे अपनी बहन के लिए डर भी लग रहा था। 100 बाइक राइड। माया सिया के बीच अच्छी खासी रेस स्टार्ट हो चुकी थी। मुंबई की सड़कें, जहां पर अक्सर सड़कें ट्रैफिक से भारी हुई रहती है, उन सड़कों पर भी वह दोनों लड़कियां बिना झिझक के अपनी बाइक को भगाए जा रही थी। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रैफिक पुलिस भी उनकी बाइक के नंबर प्लेट को नहीं देख पा रहे थे। जल्द ही दोनों ने अपनी बाइक को एक खाली हाईवे पर बढ़ा दिया। वैसे तो वह हाईवे पर भीड़ कम ही रहती थी, पर वहां पर भी कुछ लोग अपनी बाइक रेसिंग करते थे। उन रेसेस में से जब कुछ रेसर्स ने माया और सिया की बाइक चलाते हुए देखा, तो वह भी आपस में बातें करने लगे, काश ये हमारी ग्रुप में आ जाए तो हर रेस में हमारी ही जीत होगी। कुछ लोग तो उनको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उनके पीछे भी हो लिए, पर उन दोनों की स्पीड इतनी थी कि कोई भी उन तक पहुंच पाता उनसे पहले ही वह आंखों से ओझल हो गई। आदित्य, जिसे माया ने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहना दिया था, वह एक्साइटमेंट की वजह से जोरों से चिल्ला रहा था, दी यू आर अमेजिंग, फास्ट फास्ट, आप ग्रेट हो, दी यू आर वंडरफुल, हुर्रे। उसने अपनी बहन को कसकर पकड़ा हुआ था। वह दोनों रेसिंग करते करते एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गई। कभी सिया आगे रहती, कभी माया। सिया आगे को इशारा कर कहती है कि मायू, वो पत्थर हमारा फिनिशिंग पॉइंट होगा, जो पहले वहां तक पहुंच गए वो जीत जाएगा। इतना बोल उसने माया की बात सुन बिना अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पीछे बैठा आदि बोला, दी वे दी तो चीटिंग कर रही है। माया ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, और उसने भी अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। आगे एक छोटा सा पत्थर सिया के बाइक के नीचे आ गया, जिस वजह से सिया को स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी, पर वह अभी भी माया के आगे थी। पर वह जैसे ही उस पत्थर को पार कर पाती, वह देखती है कि माया की बाइक ऑलरेडी वहां जाकर उसकी तरफ मुड़ चुकी है। ये देख सिया हैरान हो गई। माया की बाइक से उसकी बाइक न टकराए, उसके लिए उसने अपनी बाइक को ब्रेक मारा और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर अपनी बाइक रोकी। दरअसल जब सिया की स्पीड कम हुई, वैसे ही माया ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और सिया के साइड से ही आगे पहुंचकर उसने अपने बाइक को 180 डिग्री घुमाकर सिया की तरफ मोड़ दिया, जिससे वह जीत गई। सिया अपनी बाइक से उतरते हुए बोली, यार तू हर बार जीत कैसे जाती है? माया एक स्माइल के साथ कहती है, टैलेंट से। सिया मुंह फुलाकर बोलती है, मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। माया बोलती है, ये बात तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और वह अपनी डिग्गी खोलकर एक किन सिया की तरफ फेंकते हुए बोलती है, कैच। सिया उसे कैच कर लेती है और उसका ढक्कन खोलकर पीने लगते हैं। वही आदित्य, जो कि कब का बाइक से नीचे उतरकर आसपास के नजरों का लुत्फ उठा रही था, वह माया के और सिया के हाथ में किन देखकर बोलता है, आप दोनों ड्रिंक कर रहे हो। देखो, आपके भाई होने के नाते मैं आप दोनों को ड्रिंक करने नहीं दूंगा। ये बात वह घर के किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बोल रहा था। उसकी बात सुनकर सिया और माया एक दूसरे को देखती है और हंसने लगती है। माया आदि की तरफ देखकर बोलती है, तुम भी ट्रे करके देख लो, कैच। ये बोल वह एक केन आदित्य की तरफ फेंक देती है। आदित्य उसे कैच कर लेता है। वह एक नजर केन को फिर माया और सिया को देखता है। उस केन पर कुछ नहीं लिखा था, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि उसमें क्या है, पर सोशल मीडिया के थ्रू उसे इतना तो पता था कि ऐसी केन में बियर ही आती है। पर फिर वह सोचता है कि उसकी बहन उसे अभी तो ये पीने नहीं देगी। बड़े शक भरे अंदाज में वह उस केन को ओपन करता है और एक सिप लेता है। वह सिप लेते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। सिया उसे छेड़ने के अंदाज में बोलती है, कैसी लगी हमारी दारू? बेबी को नशा तो नहीं हो रहा है? आदि माया की तरफ देखता है, जो एक प्लेफुल एक्सप्रेशन लिए ड्रिंक पीते हुए आदि को ही देख रही थी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? आदि बोलता है, दी ये तो मैंगो शेक है। सिया बोलती है, हाँ तो हम भी वही पी रहे हैं।
क्या हम दोनों तुम्हें बेवड़ी लगाती है, और अगर हम हैं भी तो तुम्हारे आगे पिएंगे कि तुम जाओ और जाकर हमारा भांडा फोड़ दो। आदित्य के गाल फिर लाल हो गए, उसने सर नीचा कर अपने मैंगो शेक को खत्म करना ही सही लगा। वही सिया जिसका मूड उसे छोड़ने का बिल्कुल नहीं था, वह बोली, हे मायूं, तुम्हारे पेरेंट्स रानासी है न, शर्मा तो नहीं है ना? आदि और माया उसके अटपटे सवाल को सुन उसे देखने लगे। सिया बोली, नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी कि ये तुम्हारा भाई हमेशा शर्माता ही रहता है। माया ने आदि को देखा तो सच में सिया की बात सुनकर आदि के गाल पक्के हुए टमाटर की तरह लालम लाल हो गए थे। माया के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए और साथ में उसके होठों पर स्माइल आ गई। आदित्य ने अपनी शाइनेस छुपाते हुए बोला, चलो सेल्फी लेते हैं, और उसने कुछ और सेल्फीज माया और सिया के साथ ले ली। माया और सिया ने उन फोटोज में वापस मास्क पहन लिया था, जिस वजह से उसमें उनकी शक्लें किसी को नहीं दिख रही थी। आदित्य ने उन्हें भी अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। #टैग बाइक राइड विद माई ब्यूटीफुल सिस्टर। #टैग अमेजिंग फीलिंग। #टैग लवली डे। अपने भाइयों को जलाने के लिए कुछ फोटोज उसने रेहान और अश्विन को भी भेजी। रेहान के मैसेज, जल्दी घर जाओ, माँ तुम्हारी चिंता कर रही होगी। ये पढ़कर आदि को हंसी आ गई, उसका भाई उसकी चिंता कर रहा था, जबकि वह ऐसा इंसान था जो आदि को बाहर घूमने के लिए और दुनिया के बारे में जानने के लिए कहता था, पर साथ में सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे रखता था। आज तक उसने कभी उसे जल्दी घर जाने को नहीं कहा, आज कह रहा है तो रीजन साफ है कि वह जेलोस हो रहा है। अश्विन का मैसेज, ओए छोटे कबूतर, मैं यहाँ 1 घंटे से तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और 2 घंटे से तुमसे लोकेशन मांग रहा हूँ। तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है, पर मुझे जलाने के लिए पिक भेजने का समय है। अभी मुझे अपनी लोकेशन भेजो। आदि को उसकी मैसेज पढ़ हंसी आ गई। उसने रिप्लाई किया, आप जिस व्यक्ति को मैसेज करना चाहते हैं वह इस वक्त अपनी बहन के साथ समय बिता रहा है। कृपया कर उसे परेशान करने का प्रयत्न न करें। धन्यवाद। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। एंड माई ऑल रीडर्स, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस कमेंट्स। चमकता दिल, परिक्रमा करते दिल।